हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप लोगों के? कैसे हो आप लोग? और कैसे चल रही है आपकी जेईई एडवांस की तैयारी? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, है ना? नहीं चल रही है तो बढ़िया चलाओ, क्योंकि मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। अगर आईआईटी चाहिए तो भैया अच्छा चलाना ही पड़ेगा और अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी। वेल, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंकर प्रैक्टिस सीरीज का डीपीपी नंबर 38। मतलब डे 38 का अपना टास्क क्या है? डीपीपी नंबर 38 सॉल्व करना रहेगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने इस डीपीपी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा होगा और इस डीपीपी में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा ना। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स के सहारे, है ना, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम बहुत सारी बातें सीखना चाह रहे होते हैं। जैसे हम 338 डीपीपी की बात कर रहे हैं, तो मीन्स आज आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो इट मीन कि यू हैड मतलब यू हैव सॉल्व्ड 380 प्रॉब्लम्स। मतलब आप अभी तक 380 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हो, क्वालिटी प्रॉब्लम्स। मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को मैं यार कितनी प्रॉब्लम्स लगा चुका हूँ। ऐसे तो क्या, आप पूरे साल भर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाते हैं, बट वो काउंटलेस होती है। पता नहीं रहता आप लोगों को ना आपने कितना किया कितना नहीं किया। इस डीपीपी के देने का पर्पज ये होता है कि एटलीस्ट आपको कुछ एक गाइडेंस रहे आपके माइंड में कि हाँ, मैंने 1000 प्रॉब्लम्स की मैथ्स में बढ़िया प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करके आया हूँ। ठीक बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। तो 100 जेई इस डीपीपी की बात की जाए तो भैया इस डीपीपी में हमारे पास मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स कितना, एक दो तीन चार मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है चार, बाद में उसका आंसर की दे रखा है एज यूजुअल जैसे होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन दिस इंटरवल 0,π/2 से आर में डिफाइंड है ना। इसका मतलब जानते हैं, डोमेन ये है, दैट इज कोडोमेन। ओके, अच्छा, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन ऐसा कुछ टर्म दे रखा है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है और जी एक्स बी ए फंक्शन सच दैट जी एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस एफ एक्स इंटू एक्स। मतलब जी एक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स है ना। चलो जी एक्स निकल जाएगा, मेन मुद्दा क्या, एफ एक्स निकालने पर। आगे पूछा एफ एक्स बराबर 1 हैज नो सॉल्यूशन, जी एक्स हैज जी एक्स लोकल मैक्सिमम मिनिमा एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना। ऐसे कुछ करके हमारे पास कुछ पूछा हो। मतलब क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन है और ऑप्शंस अपने आप में छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, इस वाले इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए ना, बहुत से बच्चों भाई ये ऐसा लगता है इतना लंबा चौड़ा सा इंटीग्रेशन दे रखा है, अरे कैसे करेंगे ना, पहले एक काम करें, इसको इंटीग्रेट कराएं और फिर देन यहाँ से अपना फाइंड आउट करें, फिर आप एफ एक्स निकालो। नहीं 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 नहीं, इस तरह की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या एक और तरीका सोचिए। एक और तरीका क्या सोच सकते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा लंबा चौड़ा सा इंटीग्रेशन आता है और इंटीग्रेशन में आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? एफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। तो कई सारी अप्रोचेज होती हैं, कई सारी मतलब दो मेजर अप्रोच होती है। कई बार हम करते क्या है, इंटीग्रेट कर लेते हैं कन्फर्मली और उसके बाद में एफ एक्स का डिसीजन ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इंटीग्रेट नहीं करते, हम डिफरेंशिएशन की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसे है और कैसे नहीं है और हमें क्या करना चाहिए। नाउ अब जैसे मान लो कि भाई इस वाली प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूं कि भैया क्या करें इस प्रॉब्लम के अंदर, तो भाई सिंपल सी बात है ना। ऐसे कुछ दे रखा है, एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर वहां से एफ एक्स निकालते हैं। तो पहले मैंने क्या इसको लिख लिया, ई पावर ऑफ एफ एक्स प्लस एल एन एक्स, तो हमारे पास एल एन ऑफ कॉस एक्स, तो ये लिखा हुआ है। इनटू में कितना लिखा हुआ है, एक्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ एक्स टेन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ई पावर ऑफ एफ एक्स प्लस एल एन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन देख के आपको घबराना नहीं है। cos 2x प्लस का c कुछ इस तरह से आ रहा है। एक काम करते हैं ना, पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट जब कराएंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ई पावर एफ एक्स तो यहाँ से आया प्लस एल एन ऑफ कॉस एक्स यहाँ से आ जाएगा, इनटू में आएगा x माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x माइनस ऑफ एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आ गया। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी लगाएंगे। तो इस वाले पार्ट को तो मैंने बाहर निकाला पहले, है ना, एफ एक्स प्लस एल एन ऑफ कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, कॉस 2x का आ जाएगा, कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x और 2x का आ जाएगा इंटू 2। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी से दिखाई देता रहे ना। इधर क्या मेरा फोटो आता है ना, वीडियो आता रहता है, वो भी बहुत खराब क्वालिटी का आता है।
खैर मुझे इधर वाले पार्ट से इतना मतलब नहीं होता जहां मेरा वीडियो आता है, मुझे बस यहाँ से मतलब होता है, स्क्रीन से और क्वेश्चन से मतलब होता है। मैं भी कभी अपना वीडियो नहीं देखता ना, ये साइड वाला नहीं देखता, ये तो देखता हूँ ना। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, cos 2x को तो बाहर निकाला, ठीक है। नाउ इन टू में करते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स ही आ जाएगा। ई पावर एक्स हमने लिखा, अपने इसको ई पावर टी माना था, अब क्या जिसको टी माना उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसका आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस साइन, है ना। एल एन ऑफ कॉस एक्स का कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ टेन एक्स, ठीक है। और कॉन्स्टेंट का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये कहने वाली बात थी ना। अब देखो इतनी बातों में आपको एक बात तो समझ में आया, ई पावर एफ एक्स प्लस एल एन एक्स यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से कॉमन आया, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। कैंसिल होते होते अब क्या फाइनली बचा, x माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ x टेन स्क्वायर ऑफ, यहाँ तक तो हम आ गए। यहाँ पर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x तो यहाँ से आ रहा है, प्लस में कितना आया, cos ऑफ 2x आ गया, प्लस साइन ऑफ यहाँ से कितना है, एफ डैश एक्स आया, और माइनस ऑफ 10x आया, ठीक है। यहाँ तक की बात हमारे पास समझ में आई। अब देखो एक बात और समझ में आती है कि भैया माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x ये कैंसिल हो गया, ठीक बात है। cos 2x को मैं इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। इस साइड जब अपना लेके आए तो भैया x तो यहाँ से तो कॉमन आ रहा है, तो ये तो 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ x आ गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज गड़बड़ थोड़ी सी यहाँ कर रहे हैं अपने लिखते टाइम, आप लोग तो समझ गए होंगे ना, आप लोग हो तेज बच्चे, है ना। यहाँ तो प्लस आना है और यहाँ पर इनटू में ये आएगा टर्म, क्योंकि ये cos 2x इनटू में ऐसे लिखा हुआ ना। वेरी गुड, बहुत ही होशियार बच्चे हैं आप लोग, है ना। अब अपने ये cos 2x का लगा दिया इधर डिवाइड, बिल्कुल डिवाइड लगा देना चाहिए, और 10x को मैं भेज देता हूँ इधर साइड, तो ये आ गया अपना प्लस का 10x, और यहाँ आ गया एफ डैश एक्स आया, ठीक है। ओके, cos 2x आ रहा है, ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो एक काम करते हैं cos 2x को इन टर्म्स ऑफ 10 ही ओपन करते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इससे तो ये कट गया, ये कट गया, तो x ऊपर तो चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 10x आ गया, और यहाँ कितना आ गया एफ डैश एक्स आया। अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर ये बन जाएगा x सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आया प्लस का 10x ये आ रहा है, और ये आया हमारे पास एफ डैश एक्स आया। अब क्या करना चाहिए भाई, एफ एक्स निकालना है, अपना मेन पर्पस तो एफ एक्स है, तो एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट किया और विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को मालूम ही है, तो x सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10x तो हमने यहाँ लिखा, और dx, और दैट इज इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाए एफ एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा ध्यान देना आपको, बहुत छोटा सा है, तो फिर आप डायरेक्टली x tan x लिख सकते हैं ना। इसको माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड, तो फर्स्ट को निकाला आपने बाहर, सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 10x, फिर माइनस साइन जिसको बाहर निकाला उसका डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन अंदर आया उसको यहाँ चिपकाया हमने, और प्लस का 10x। dx देखो मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, पर आप मान लिया करो कि dx लिखा हुआ रहता है ना, इससे कट गया, और यहाँ पर आ गया एफ एक्स प्लस सी आ रहा है। चलो ठीक है, बात है ना। अब एक और बात समझते हैं कि भाई x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, सही है ना, ठीक है। तो c का वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो c का वैल्यू जब आप निकालेंगे, x का वैल्यू 0 पुट किया, तो भैया f ऑफ 0 बना, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आया, 0 आया, प्लस का c, और यहाँ भी 0 हो गया, मतलब c का वैल्यू 0 आया। अल्टीमेट अगर बात अगर देखी जाए तो भैया एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x tan x आया, ठीक है। ये लंबा चौड़ा सा जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ था भाई फाइनली सिंप्लीफाई होकर के एफ एक्स इसने क्या बताया, x इंटू टेन एक्स आ रहा है। तो मैंने वो क्या बताया था कि सवाल अपने आप में एक सवाल है, ठीक है, ऑप्शंस अपने आप में छोटे छोटे सवाल हैं। नाउ अब आते हैं ऑप्शंस पर, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन अगर अपना सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए, तो पहला बात तो क्या बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स आया कितना, x tan x इक्वल टू 1 है। भैया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालें, और कहाँ 0 टू π/2 की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। 0 टू π/2 में हमारे पास ये ग्राफ इसका आता है, ठीक है। tan x का अगर हम, ये तो tan x है ना, हमने क्या किया नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है tan x इक्वल टू 1 अपॉन x लिखा,
और भैया 1/x अगर आप कुछ ऐसे आता है, ठीक है, π/2 पे मान लो कुछ वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर π/2 पुट कर देंगे, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो भैया कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो भैया एक पॉइंट पे कट करेगा, तो भैया एक सॉल्यूशन तो आना ही आना है। तो ये बोला f(x)=1 हैज नो सॉल्यूशन, असंभव है, ये असंभव है ना, ये नहीं हो सकता, मतलब सॉल्यूशन तो है। पूछने का सही पूछना चाह रहा है ना, हाँ, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे क्या पूछना चाह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन तो अपना क्लियर हुआ ना बच्चों। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो, gx। तो gx के बारे में पूछ रहा है, gx है क्या भैया? gx है अपने पास में x/1 + fx, और fx का वैल्यू कितना आ रहा है? x tan x आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम आपने जरूर बोर्ड के अंदर किया होगा, क्योंकि gx मतलब ये फंक्शन है, इसका एक्सट्रीम वैल्यू या लोकल मिनिमा के बारे में हमें पता लगाना है। एक्सट्रीम का मतलब तो हुआ कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है ना, कहाँ पर आ रहा है, और इसने यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियरफाई कर रखा है कि लोकल मिनिमा है या क्या लोकल मैक्सिमा ना। बी और सी ऑप्शन आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ठीक है, चलो करते हैं बात, थोड़ी जगह बना लेते हैं और ऑप्शन बी पर चलते हैं। तो ऑप्शन बी को हमने मजेदार ढंग से सॉल्व करना स्टार्ट किया। gx के बारे में बात कर रहे हैं, तो x/1 + x tan x। चलो मैंने यहां से निकाला g'(x)। g'(x) कैसे लिखते हैं आप लोग? पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। आई थिंक अपने सर से आप ऐसे ही सीखे होंगे, एक आध तरीका और भी थोड़ा सा अलग रहता है, पर मैंने ऐसे सीखा है तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ ना, 1 + x tan x, फिर ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करते हैं 1 माइनस और फिर x यहाँ लिखते हैं, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का तो 0 आ जाएगा, इसका u × b लगाएंगे तो x को तो बाहर निकाला, tan x का आ जाएगा sec²x, और फिर आ जाएगा tan x, ठीक है, ये आ गया। अल्टीमेटली ऐसा कुछ आया। अब देखो बातों को अगर समझा जाए तो g'(x) बराबर कितना है? देखो यहाँ पे x tan x लिखा हुआ है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो x tan x इससे कट गया, ओके, 1 यहाँ पर आया माइनस ऑफ, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x² sec² x आ जाएगा, अपॉन में कितना आया? 1 + x tan x आया। अब देखो आपको मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात करनी होती है, तो पहले तो हम g'(x) निकालते हैं, मतलब उसका f'(x) या डिफरेंशिएशन निकालते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि भाई g'(x) कहीं पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। g'(x) जहाँ पे 0 आ रहा है, साथ में अगर वो साइन चेंज कर रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अगर ऐसा है भैया क्या होगा? एक मैक्सिमम मिनिमा की संभावना बनेगी ही बनेगी। अब देखो बात को अगर समझा जाए कि अगर इस पॉइंट को समझे ना, कि हमने एक 0 पुट किया एक बार को, चलो 0 पुट करते हैं, और यहां से देखो क्या बना, g'(x) बराबर जब 0 पुट करेंगे तो आप लोग बड़े ध्यान से बात को समझना, 1 माइनस ऑफ x² sec² x बराबर 0 आया, तो ये तो 0 हो गई नहीं ना। अब क्या हुआ? 1 बराबर x² sec² x आया। अब देखो ये तो क्या है कि हमें x फाइंड आउट करना है, बट इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, x भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। इट मीन कि आई कैन नॉट फाइंड आउट नहीं ना, आई कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एग्जैक्टली, है ना, बट हाँ आई कैन टेक रफ आइडिया। रफ आइडिया क्या हो सकता है कि भैया हमने क्या किया, sec² x को चलो इधर ले गए, cos² x बना दिया, यहाँ x² रहने दिया। क्या इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। cos² x का डायग्राम ड्रॉ करना है, 0 to π/2 में ही जा रहे हैं अपने, है ना, ये आया। x² का डायग्राम ड्रॉ किया तो भैया ये आया, ठीक है, मतलब ये 0 तो आ रहा है ना, मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये इसका एक सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन में एक काम करता हूँ, बराबर 0 करके तो चलो आपने ये निकाल दिया था, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ g'(x) अगर बराबर 0 किया तो आपने ये सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करी है ना। यहाँ से sec² x को तो नीचे ले जाता हूँ ना, ऐसे sec को मैं 1 cos x लिख देता हूँ। आई कैन राइट cos² x माइनस ऑफ x² अपॉन में क्या लिखेंगे, cos² x, और ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो cos तो खैर 0 होगा नहीं, 0 to π/2 में नहीं, ये स्क्वायरिंग है, तो यहाँ साइन चेंज होना है, मतलब x = अल्फा पे 0 हो रहा है। अगर अल्फा पे 0 हो रहा है तो अब बात समझे, वे अल्फा से पहले जाए, वे f'(x) का मैं साइन डायग्राम बना रहा हूँ, अल्फा से पहले गए, तो अल्फा से अगर पहले गए तो cos² x ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो मतलब ये cos का वैल्यू बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है, तो मतलब ये कैसा आएगा, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अल्फा के बाद गए तो भैया ये बड़ा वैल्यू आया
एक्स स्क्वायर वाला, और ये वैल्यू छोटा आया, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हुआ है भैया, मैक्सिमा बन रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो इट हैज वन एक्सट्रीम पॉइंट, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट तो आ ही रहा है, और उस पॉइंट पर क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है ना, सॉल्व करने के दौरान। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है ना। cos स्क्वायर एक्स का डायग्राम भी ऐसे ही बनना है। ओके, तो gx हैज वन लोकल एक्सट्रीम पॉइंट इन 0 to π/2, बिल्कुल सही बात है। मतलब बी को तो मैं एकदम सही बोलूंगा, ठीक है। सी की अगर बात करें तो gx हैज एक्सट्रीम वन लोकल मिनिमम, नहीं मिनिमम नहीं आ रहा, लोकल मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अपना तो यार अपने अकॉर्डिंग तो अभी क्या हुआ, सी का आंसर गलत है, ठीक है। ओके, आई होप हम यहाँ तक तो आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी ना। अब बात करते हैं हम ऑप्शन डी की, है ना। ऑप्शन डी को भी बहुत ध्यान समझना है, ये भी बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं होता है, दिक्कत करते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम मैं आपको कई सारी प्रॉब्लम्स करवा चुका हूँ ना अभी तक। अब आपको देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग मी होता है तो अभी आप फिर से सीख लेना एक बार, फिर दिक्कत जाती है 2-3 बार पढ़ो। देखो क्या दे रखा है, एच एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है ना, ये इसका इनवर्स बता रखा है उसने। अब क्या पूछा, इनवर्स मतलब एच एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा एट एक्स इक्वल टू π/4 पर। मतलब अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, या तो एच डैश एक्स आया, और एच डैश एक्स में एक्स बराबर π/4 पुट कर दिया, तो मतलब एच डैश ऑफ π/4 आपको फाइंड आउट करना है। अल्टीमेटली बात तो ये है। चलो ओके, अब पॉइंट समझते हैं ना। तो देखो समझो, यहाँ से एच डैश ऑफ π/4 निकालना है, तो यहीं से आप स्टार्ट करो प्रॉब्लम को, कि यहाँ से भैया एच एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये इसका इनवर्स है तो आई कैन राइट एफ ऑफ एच एक्स बराबर एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एच एक्स, तो यहाँ से इनटू में कितना आ जाएगा, एच डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 1 आया ना। यहाँ से मैं एच डैश एक्स निकालूं तो भैया ये कितना आ जाएगा, 1 ऑफ एफ डैश ऑफ एच एक्स आ जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात तो सीख ही गए कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, एच डैश ऑफ π/4 निकालना है। एक्स की जगह आपने π/4 पुट कर दिया, तो 1 ऑफ एफ डैश ऑफ एच ऑफ π/4 निकालना है। अब देखो बच्चों को यहाँ से आगे दिक्कत जाती है, यहाँ तक का प्रोसीजर बहुत सेम रहता है। अब जिनको आगे दिक्कत जाती है ना, वो तरीका समझ ले, एक ही बार में सीख जाएंगे, कहीं भी कोई लफड़ा नहीं होता। देखो बहुत आसान रहता है, ऐसे एक चित्र बनाया करो जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ से यहाँ लिखो ये एफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो भैया ये इसका इनवर्स है। इसी को तो क्या बोला, एच एक्स, और ये एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑफ π/4। मतलब यहाँ पर π/4 आपको रखना पड़ेगा। एच में अगर π/4 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा। अब आप इसे एफ के हिसाब से देखो, भाई एफ में क्या रखें कि यहाँ आउटपुट π/4 आ जाए, और एफ एक्स है क्या आपके पास में, x इंटू 10x है, तो भैया क्या रखूं इसमें, आउटपुट π/4 आ जाता है, x की वैल्यू π/4 रख दो। π/4 रखने पर यहाँ क्या बनेगा, π/4 और 10 π/4 1 बन जाएगा। मतलब π/4 वैल्यू आउटपुट कितना आएगा, π/4 ही आएगा। h ऑफ π/4 अगर मैं लिखूं तो भैया ये कितना आ जाएगा, 1 ऑफ एफ डैश ऑफ h ऑफ π/4 आएगा π/4, बस ये बात। अब क्या आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो एक डिब्बे में पहले एफ डैश एक्स निकाल देता हूं मैं अलग से, नहीं यही निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स, तो एक्स को बाहर निकाला, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 10x को बाहर निकाला और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। नाउ एफ डैश ऑफ π/4 मुझे लिखना है। x का वैल्यू मैंने π/4 तो यहाँ पुट किया, सेक π/4 कितना आ जाएगा, √2, और यहाँ आ जाएगा इनटू में 2, 10 π/4 1 आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ये तो π/2 आया, ठीक है। तो इसका आपने एलसीएम ले लिया, तो ये तो बना 2 प्लस π/2 बना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एफ डैश π/4, ठीक है। एफ डैश π/4 की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ तो बनेगा π+2 और ऊपर चला जाएगा 2, ये आ रहा है 2/π+2 आ रहा है ना, सही आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। फर्स्ट का डी भी सही है अगर हमने कहीं कोई गलती नहीं करी है तो, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्या आंसर आना चाहिए, बी और डी इसका आंसर होना चाहिए।
बी और डी बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके, देखो आपको क्या लगा कि ये जब प्रॉब्लम था ना, लंबा चौड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है, लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है बट सॉल्व करना बहुत आसान है इसमें। ये ऐसा नहीं कि सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्व नहीं होगा, ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपको लगे कि यार बहुत बड़ा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है और उसमें सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना, वो एक दूसरा इशू हो सकता है। तो आपको इसके लिए कैलकुलेशंस फास्ट और अपनी स्पीड को बहुत सही रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, नाउ मूव करें सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम को देखते ही आधे बच्चे डर जाते हैं कि अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा सा प्रॉब्लम है ना, जबकि अच्छा आप सॉल्व करने बैठेंगे तो लगेगा अरे ये तो आसान प्रॉब्लम था। ठीक, हाँ, इसकी शक्ल थोड़ी डरावनी हो सकती है बट ये डरावना नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इफ A1 A2 A3 AN आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ये पहला वाला करेक्ट है कि दूसरा वाला करेक्ट है कि तीसरा वाला या चौथा वाला, कुछ इस तरह का दे रखा है। ठीक है, ओके। अब देखो फर्स्ट और सेकंड की अगर बात की जाए, एक सेकंड रुकना। हाँ तो बच्चे समझे ना, तो पहला वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है अपने आप में। अच्छा देखो एक बात आप समझो फर्स्ट में कि भाई ये क्या दे रखा है, A1 A2 A1 A3 है ना, A2 A3 कुछ इस तरह का दे रखा है। तो पहला काम तो ये करना चाहिए, A1 A2 A3 A1 A2 A3 आ रहा है पहले और दूसरे ऑप्शंस में, इतना ऐसा ही आ रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, A1 A2 A3 लिखने के बजाय मैं ABC लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना, उससे क्या है कि थोड़ा सा अपना सॉल्व करने में एक क्लैरिटी सी बनी रहेगी। तो हमने A1 की जगह A रखा, A3 की जगह C रखा, A1 की जगह A रख रहे हैं, A2 की जगह B रखते हैं, माइनस ऑफ B इंटू C अपॉन में ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इनटू में यहाँ से अगर देखते हैं तो A1 A2 तो A इंटू बी हमने यहाँ से लिखा, A2 A3 मतलब B इंटू सी यहाँ से लिखा, A1 A3 मतलब A इंटू सी हमने यहाँ लिखा। हाँ ठीक है, अपॉन में से कुछ टर्म तो वो तो हमने लिख ही दिया ना, मतलब अल्टीमेटली एक्चुअली ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ABC का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों ऑप्शन एक जैसे ही है ना, A1 A3 A1 A2 और माइनस A2 ना, सही है, सेम ही ऑप्शन दे रखे, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस कर रखा ना, इस तरह से आंसर पूछा हुआ है। नाउ अब देखो बात को समझो। अब एक काम करें, ABC का होल स्क्वायर है तो एक काम करते हैं, एक ABC इसको दे देते हैं, एक ABC इसको दे देते हैं, दोनों को अलग अलग बांट देते हैं ना। तो बांटने से क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पहुंचता हूँ ना, यहाँ से अगर देखें, ओके, ABC को अगर यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ तो बनेगा क्या, 1/b ना। ओके, यहाँ 1/c, यहाँ कितना बनेगा, 1/a बना। ठीक बात है, ये तो बहुत बढ़िया है ना, आसान सा लग रहा है ना पहले की तुलना में। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ 1/c आ जाएगा, यहाँ 1/a आ जाएगा, यहाँ माइनस 1/b आ जाएगा। ठीक बात है ना, इतना आ गया। और आपको पता है ABC कैसा HP में है, अगर ABC अगर HP में है इसका मतलब क्या हुआ, 1/a 1/b और 1/c इन AP में है। इसका मतलब आपको 2/b बराबर a प्लस a 1/a प्लस 1/c ये मालूम है, मतलब आपको 1/a प्लस 1/c का वैल्यू पता है। ठीक है ना। अच्छा आंसर्स में भी अपना एक काम करते हैं, इस तरह को यहाँ लिख लेते हैं ना, पहले वाले आंसर्स को अगर लिखें, थोड़ा सा ये सब हटाते हैं, ज़्यादा ही हो रहा जा रहा है। तो इसको हम लिखें तो 2/a2 A3 मतलब b इंटू सी माइनस ऑफ 1/A2 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, कुछ इस तरह का दे रखा है। मतलब पहले वाले पार्ट से देखें तो a गायब है, a को गायब कराना चाहिए ना हिसाब से, a को गायब कराते हैं तो पहले समझो पॉइंट को, 1/a का वैल्यू तो चलो यहाँ से पुट कर देंगे ना। तो क्या करना चाहिए हमारे पास में, 1/a प्लस 1/c, इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास में, 2/b आ रहा है। तो चलो हमने ये डाल दिया, 1/a प्लस 1/c का वैल्यू 2/b डाल दिया, माइनस का 1/b यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, डाल देते हैं। एक और काम करते हैं कि 1/a गायब है तो 1/a का वैल्यू यहाँ से निकाल के डालेंगे ना, तो 1/b प्लस 1/c, 1/a का जब वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगा 2/b माइनस इतना आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ 2/b, तो हमने यहाँ से लिखा प्लस का कितना आ जाएगा, 1/c यहाँ से आ जाएगा, ऐसा कुछ लिखा। हाँ तो भाई बच्चों क्या बोल रहे थे कि इसके बारे में ना, जिसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, बीच में थोड़े थोड़े फोन आ जाते हैं कई बार। देखो 1/c यहाँ लिखा हुआ था तो कितना हो जाएगा, 2/c हो जाएगा। ठीक है, तो 2/c को तो मैंने यहाँ लिख दिया ना, यहाँ से लिखा हुआ 1/b माइनस 2/b यहाँ से लिखा हुआ तो ये आ जाएगा 1/b यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आई विल सॉल्व दिस पार्ट, तो दिस इज 1/b यहाँ से आ गया।
ना अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस बन जाएगा 2/BC, यहाँ से आ जाएगा -1/B² आ जाएगा। ये अपना आंसर आ रहा है। क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? 2/BC -1/B² दे रखा है, मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब पहला वाला अपना सही हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात आप समझो ना, जब आप सवाल को खुद से कर रहे होते हैं ना, आपको कुछ कुछ आप वैसे डिफिकल्टीज महसूस करते हैं। पहली डिफिकल्टी महसूस तो क्या होती है सवाल के अंदर कि A1 A2 A3 में डील करना थोड़ा सा लिटिल बिट टीडियस पड़ता है, मतलब बहुत ही A1 A2 A3 लिखने में थोड़ी सी दिक्कत सी जाती है ना। ABC में लिख करके सॉल्व करो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको ऑप्शंस में से राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है कि भाई अच्छा ये प्रूफ करना है, प्रूफ करते टाइम आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भैया हमें प्रूफ किस में करना है। जैसे मैंने BC में लिख दिया, इधर वाले पार्ट में A का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, है ना। तो एक काम करते हैं, अपनी जो गिवन दी हुई कंडीशन है यहाँ से आप A को रिमूव करते हैं, बस दैट्स ऑल। ये अपना पर्पज होना चाहिए, बाकी आएगा या नहीं आएगा दूसरा इशू है। ठीक है। नाउ तो अपना इस वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करते हैं। इस वाले पार्ट को अगर समझ लेते हैं, पहली बात तो लिखा क्या, A1 का वैल्यू तो A हो जाएगा, इसका वैल्यू C आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में 3 टाइम्स ऑफ A हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ C यहाँ से लिखा, अपॉन में हमने यहाँ से लिखा 4 टाइम्स ऑफ A² इंटू C²। ठीक है, ये आ गया, ये रिजल्ट आ रहा है ना। ओके, अब देखो आपको बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि तुरंत बात क्लियर क्या होना चाहिए कि भैया A और C का इन्वॉल्वमेंट है, B का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, तो मतलब B को हटाना चाहिए। ठीक बात है। अब B को हटाना है अपने इस गिवन कंडीशन से ना, ये जो रिजल्ट है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर में थोड़ा कम आपको दिखाई दे रहा होगा ना। अच्छा एक काम करते हैं, A और C दोनों साइड से अलग अलग है, डिवाइड भी लगा देते हैं। 4 का इन्वॉल्वमेंट तो कम ही रहने देते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा 1/C आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/A आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वाले पार्ट को अगर समझे, 3/C यहाँ से बनेगा, यहाँ से आ जाएगा 1/A यहाँ से बनेगा। ठीक है, बात बहुत बढ़िया है ना। यहाँ पर 4 लिख दिया। एक काम और कर सकते हैं ना, इतना आ गया ना, तो यहां तक की बातें हमारे पास में गजब की बातें रही ना। अब देखो पॉइंट आप यहीं से समझते हैं, इसी वाले बात को यहीं से सॉल्व करते हैं ना। ये हमारे पास दे रखा है, दिस इज एक्सप्रेशन, ये है दे रखा है। सॉल्व करने पे इतना कुछ ऐसा आना चाहिए। इतना बात तो क्लियर हो गई कि आंसर में बी नहीं चाहिए मुझे, है ना, तो बी को हटाते हैं, तो 2/B का वैल्यू है ना, या 2/B, या एक काम करते हैं 1/B का वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1/B का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1/B का जब वैल्यू आप पुट कराएंगे तो कैसे पुट कराएंगे बच्चों, इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको। कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये बहुत गलत करवाता है हमसे ना। तो हमने यहाँ पे 1/B का वैल्यू पुट कर दिया 1/2 इंटू 1/A प्लस 1/C यहाँ पुट कर दिया। आखिरकार हमने यहाँ लिखा 1/C, मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा 1/A हमने यहाँ लिखा। ठीक है ना। ओके, यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। नाउ आगे की बात अगर समझे तो 1/B का वैल्यू है ना चलो ठीक है, पहले 1/C प्लस 1/A का वैल्यू ही डाल देता हूँ, यहाँ पर 2/B डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2/B यहाँ डाल दिया, बाद में फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/B आ गया। 1/B का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2 यहाँ से आया, और ये आ जाएगा 1/A प्लस का 1/C आया। तो देखो हमें अपने आंसर्स में कुछ इस तरह का टर्म तो चाहिए था, 1/A प्लस 1/C, ऐसा कुछ टर्म आ गया। 1/2 कितना आ गया, सॉरी ये तो 1/2 भी बाहर आएगा ना, अभी तो ये एलसीएम लेना बाकी है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो यहाँ से तो आया 1/2A, यहाँ से आया, और 1/A यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आई विल राइट दिस पार्ट। क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो बेस तो सेम है, तो 1 माइनस ऑफ 2 जब यहाँ कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2A। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, प्लीज आप यही बात मेरे को समझना। तो मैंने लिखा माइनस का 1/2A, मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, प्लीज बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना ना। यहाँ पे उसका देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/2C, यहाँ लिखा हुआ 1/C, यहाँ लिखा हुआ, तो एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो ये बन जाएगा 3/2C, यहाँ बन गया। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 1/2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये आ जाएगा 1/A प्लस 1/C। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो 1/4 बन जाएगा, तो इस तरह का टर्म भी बन गया ये वाला टर्म भी आ गया, 3/C माइनस 1/A भी आ गया, मतलब ये पूरा मैच हो रहा है। इट मीन कि अपना ऑप्शन भी कैसा है, करेक्ट है ना। ठीक, मतलब हर ऑप्शन अपने आप में एक सवाल की तरह है ना, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ओके, देखो इन सब बातों में आपको एक बात समझना चाहिए कि भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेकर के अगर मैं बात करता हूँ, ये बहुत आसान सवाल था ना, बहुत ही आसान। ठीक है, सॉल्व करते टाइम है ना, इसमें कहीं भी बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए और बी को दोनों को मिलाकर के, अगर टाइम टेकिंग की बात की जाए, एक्सप्लेन करने में जो टाइम लग रहा है वो दूसरा इशू होता है, बट खुद से अगर सॉल्व करना है,
हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, 2 मिनट भी बहुत होता है ना। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं अपना इसके बारे में। उसने पूछा है ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं कि बीटा के हमारे पास ये दे रखा है, दिस इज द बीटा के, और के का वैल्यू इतना दे रखा है। आगे पूछना चाह रहा है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कैसे में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ना, इतना बात वो पूछना चाह रहा है ना। चलो ठीक है, इस बात को भी समझते हैं। अब देखो पहले बात समझते हैं तो पहले थोड़ी जगह भी बना लेते हैं, इन सभी पोर्शंस को हटा देते हैं ना। अब पहले तो बीटा के लिखा क्या है, पहले इस बात को समझो कि बीटा के की अगर मैं बात की जाए कि बीटा के व्हाट इज बीटा के, बीटा के गिवन है आपको ए के, अपॉन में दे रखा है समेशन ऑफ ए के, ठीक है, के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक गया, और फिर माइनस ऑफ ए के यहां लिखा हुआ है। अच्छा बात को बड़े ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है ना, इस तरह का टर्म मुझे चाहिए ना। तो मुझे देखो एक बात मुझे पता है, क्या मालूम है कि A1 A2 A3 सब कैसे HP में है, यहां तक की बात तो मुझे क्लियर है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इन HP, यहां तक की बात सही है। अच्छा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं 1/A 1/A1 ये सब जो भी लिखा है ना A1 A3 जो भी है 1/AN, ये सब कैसा आएगा AP में आएगा, यहां तक की बात भी ठीक है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम इज दैट आपको बीटा के निकालना है। बीटा के हमारे पास कुछ इस तरह का टर्म है ना, थोड़ा बहुत, चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई करें ना, अभी समझेंगे ना, बात को समझाते हैं। अच्छा एक पॉइंट आप समझो, इस वाले पार्ट में अगर मान लो कि मैं समेशन ऑफ ए के से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये ए के और वे के 1 से लेके n तक है, मतलब मैंने क्या किया इसको A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN तक के मल्टीप्लाई कर दिया। AP में आपको पता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, जोड़ें या घटाएं, अल्टीमेटली क्या बनता है, जो सीक्वेंस होता है वो AP ही बनता है। तो चलो मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना। मेरी बात को बड़ा बहुत ध्यान समझते चलना आप लोग। तो इसको मैंने लिखा समेशन ऑफ ए के लिखा, ताकि इस जैसा टर्म बनता रहे ना। ठीक है, 1/A2 हमारे पास में यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ ए के, ठीक है ना, और समेशन ऑफ ए के अपॉन में A3 डॉट डॉट समेशन ऑफ ए के अपॉन में AN, ये कितना आ जाएगा इन AP, ये AP में रहेगा, कहने वाली बात है ना। ठीक है, अब देखो अब बीटा 1 लिखे हैं तो कितना आ रहा है A1 अपॉन दिस समेशन माइनस A1 आ रहा है। तो एक काम करें ना, आपको पता है अगर ये AP है तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अल्टीमेटली भैया ये भी क्या बनेगा, AP ही बनेगा। सब्ट्रैक्ट करने से मतलब सब्ट्रैक्ट मैंने यहाँ किया है, समझ रहे ना, एलसीएम लूंगा मैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ना यहाँ पर। अच्छा जब आप एलसीएम लेंगे तो समेशन ऑफ ए के माइनस A1, ठीक है, अपॉन में A1 ऐसा कुछ आ रहा है। इसको आप पलट दो भाई, ये तो AP में रहेगा सारा की सारा, इसको पलट देंगे तो ये क्या बनेगा, HP में बनेगा। HP में बनेगा तो मतलब ये तो टर्म बन गया, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मतलब कि कहने वाली बात ये रही कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू बीटा n तक ये सब की बात करें तो सब कैसे होंगे, HP में होंगे। ठीक है, ओके बहुत ही बढ़िया है ना। अगर ये सब HP में है तो इट मीन कि हमारे पास ऑप्शन सी कैसा करेक्ट है ना। समझ गए बच्चों आप लोग, आई थिंक आप समझ गए होंगे ना। अब देखो अगला उसने क्या दे रखा, ऑप्शन डी है ना, यही ऊपर वाला रिलेशन यहाँ चिपका रखा है ना। तो ये तो खैर हमारे पास बीटा के है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। आगे बोल रखा है ये कुछ ऐसा कुछ रिलेशन होल्ड होगा, इस सबका वैल्यू 2 आएगा क्या। अरे यार तो बहुत आसान बात है ना। बहुत आसान बात कैसे है, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग कि इतना तो मुझे पता है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की अगर बात करें सब कैसे आएंगे, HP में आएंगे। तो मैंने क्या किया K1 K-1 K और K+1 चाहिए है ना, मतलब K+1 भी आ रहा है इसके अंदर ना, K-1 K और K+1, सही बात है ना। K-1 ले लिया हमने, एक बीटा K ले लिया और एक बीटा K+1 ले लिया, 3 नंबर्स ले लिए। तो भैया कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेंगे तो वो भी कैसे आएंगे, HP में आएंगे। ठीक बात है, अगर 3 नंबर्स अगर HP में है तो आप क्या लिखते हो, बीटा के बराबर आप क्या लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AC अपॉन A+C, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, B बराबर है ना। तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग बातों को समझने का बहुत प्रयास करें ना। सॉरी BK-1 और BK+1 और BK-1 और यहाँ आ जाएगा बीटा K+1। ठीक है, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर डिवाइड करते हैं, तो सेम टर्म ये बन रहा है, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखा हुआ, इट मींस हमारे पास ये ऑप्शन भी सही है। मतलब क्या हुआ, काम की बात ये रही कि चारों ही ऑप्शंस कैसे अपने करेक्ट है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा ना। तो क्या दे रखा है सेकंड का आंसर ABCD ना, चारों ही सही है। क्लियर है ना।
तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम ना ये देखने में बड़े जरूर आपको डरावने से अजीब से लग सकते हैं, बट ये सॉल्व करने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है ना। नाउ तो बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये बहुत आसान सा है, छोटा सा प्रॉब्लम है ना, ये टाइम टेकिंग प्रॉब्लम नहीं है। एन इलिप्स इज एन ऑर्थोगोनल टू दिस हाइपरबोला। ठीक है, इतनी सी लाइन पढ़ने के बाद में आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया इलिप्स हाइपरबोला पे ऑर्थोगोनल है, मतलब इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल। मतलब अगर दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब दो कर्व नहीं, इलिप्स एंड हाइपरबोला अगर ऑर्थोगोनल होते हैं, इट मीन कि दे आर कॉनफोकल। तो पहला तो आपको क्या है कि इस लाइन को पढ़ करके ये बात समझ में आनी चाहिए कि दे आर कॉनफोकल। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर है, दे आर कॉनफोकल, वो कैसे कॉनफोकल है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है हमारे पास में, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी है इज रेसिप्रोकल ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, एलिप्स का जो एसेंट्रिसिटी है वो कैसा आ रहा है, हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, इतनी सी बात रही। देन आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, फोकस ऑफ इलिप्स क्या होगा, ये सब डायरेक्ट मतलब इलिप्स के बारे में जानकारी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब सवाल तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखो, दे आर कॉनफोकल है ना जब ऑर्थोगोनल होते हैं, ये बात अपन ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। अच्छा, इस वाले पॉइंट को लेकर के आईआईटी बहुत पहले ही सवाल पूछ चुका है ना, जो आज हम पूछ रहे हैं ना ये बहुत पहले पूछा जा चुका है, बहुत पहले, है ना। ओके, कभी फिर से सामने टकरा जाए इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए ना। नाउ देखो, एलिप्स हमारे पास, सॉरी हाइपरबोला बड़ा स्टैंडर्ड दे रखा है। हाइपरबोला बड़ा स्टैंडर्ड क्या दे रखा है, मतलब इसका अगर मैं डायग्राम बनाए, चित्र अगर इसका बनाया जाए तो भैया ये कुछ ऐसे बनेगा। पहली बात, इसका अगर मान लो कि √2,0 a,0 वर्टेक्स आ गया और ये -a,0 मतलब -√2,0 आया। ठीक है ना, डायरेक्ट साइड से आप लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस के बारे में बात करें, अच्छा इसका एसेंट्रिसिटी आप लिखोगे तो a बराबर b आ रहा है, a² बराबर b² बराबर कितना आया, 2 आया। एसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, 1 + b²/a²। वैसे तो क्या डायरेक्ट आपको √2 लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कैसा लिखा हुआ है, √2 आ जाएगा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। ओके, चलो एसेंट्रिसिटी अगर उसका फोकस लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, a,0, a का वैल्यू √2 और e का वैल्यू भी √2, मतलब ये तो कितना आ गया, 2,0 यहाँ फोकस आ गया और -2,0 यहाँ एक फोकस आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दे आर ऑर्थोगोनल, इलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल, इट मीन कि दे आर कॉनफोकल। कॉनफोकल मतलब कि भैया चित्र कुछ ऐसा ही बनेगा। मतलब इस इलिप्स के बारे में बात करें तो भैया मेजर एक्सिस क्या होगा, तो फोकस यहाँ पर आ रहा है एक्स एक्सिस पर, तो मेजर एक्सिस तो ये हो गया इलिप्स के हिसाब से और ये माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इलिप्स के लिए अगर बात करें तो भाई इलिप्स के लिए अगर बात करें तो इन केस ऑफ इलिप्स की बात करें तो AE,0, तो ए इलिप्स का एसेंट्रिसिटी, (0) है ना। इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है तो आपको क्या चाहिए भाई, स्टैंडर्ड इलिप्स है तो x² + a² + y² / b² = 1, मतलब आपको a और b फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली ना। अच्छा, इलिप्स का एसेंट्रिसिटी E मान लेते हैं, E इलिप्स लिख लेते हैं ना, या E ले लिया और ये कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, पहली बात। अच्छा, फोकस हमने लिखा, फोकस कितना आ जाएगा, A इलिप्स का है ना। E की बात करें तो यहाँ से इलिप्स का एसेंट्रिसिटी 1/√2 बराबर कितना आ गया, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ गया, 2√2 आया। ठीक है, A का वैल्यू ये आ गया और b² हमारे पास कितना आता है, a² × 1 - (e²) आता है ना। मतलब कि काम की बात क्या रही कि A का वैल्यू तो ये आ रहा है, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 और 1 - (e²). E कितना आ जाएगा, 1/√2, तो 1/2 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, मतलब 4 यहाँ से आ गया, b² का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट ये समझो आप भैया, हमारे पास में अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो भैया x² अपॉन में a² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ y² अपॉन b² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1। इसका आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो x² + 2y² बराबर 8 आ रहा है, मतलब पहला वाला तो सही आया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, फोकस ऑफ इलिप्स क्या होगा, अरे फोकस तो वही होंगे जो हमारे पास हाइपरबोला के हैं, तो मतलब दूसरा वाला तो नहीं होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इलिप्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आता है, वो तो x = +- (a/e), यहाँ माइनस करके दे रखा है तो -(a/e) लिख लेते हैं। AB इलिप्स का लिखना है और EB इलिप्स का लिखना है, तो A इलिप्स से कितना आ रहा था, 2√2 आ रहा है।
ई कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो 1/√2 जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ √2 बनेगा, तो मतलब x+4 आना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली आंसर सी इज नॉट करेक्ट, है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस एलिप्स मुझे लिखना है, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल का, अगर मुझे इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कितना आता है, x² + y² बराबर a² + b² आता है। तो a² + b² कराएंगे तो 12 आ रहा है, मतलब सही बात है, यहाँ डी मैनेज करेगा। तो हमारे हिसाब से क्या आंसर आया, ए और डी आंसर आया, है ना। तो ये बहुत छोटा सवाल था ना, फटाफट सॉल्व हो गया, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं थी, है ना। और बहुत इजी भी है। इजी तब तक है जब तक उनको एक कॉन्फोकल वाला कंसेप्ट पता है। जिनको ये कंसेप्ट ही नहीं पता, फिर उनके लिए सवाल मतलब ये सॉल्व मतलब फट गया, मतलब उनके लिए भाई सवाल सॉल्व भी नहीं कर सकते ना। सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे, उतने में तो ये 2-3 बार सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, थर्ड का आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है। थर्ड का आंसर क्या दे रखा है, ए और डी। हमने भी क्या निकाला था, थर्ड का आंसर क्या निकाला, ए निकाला और डी निकाला, बिल्कुल सही जवाब, है ना। नाउ तो बच्चों आगे बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ये यार मजेदार क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना बहुत ही सही क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन ना। कारण क्योंकि ये एडवांस में भी आ चुका है, ये मतलब इस जैसा आ चुका है, और ये 2011-12 में आया था ना। अच्छा, अगर जिनको मतलब 2011-12 में जो क्वेश्चन आया था ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको मैं एक बात बताता हूँ, अगर उन्होंने मान लो सर से सीखा है, बहुत से सर तो क्या है बहुत तरीके से प्रॉब्लम को सर को समझा देते हैं ना, प्रॉब्लम का जो सही तरीका होता है। बहुत से क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम में लीपा पोती करके जुगाड़ उगाड़ से उस सवाल को समझाते हैं। आपको वो सवाल जुगाड़ से नहीं समझना है, आपको वो सवाल क्या करना है, एकदम सही तरीका। मैंने आपको ये यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है जेई एडवांस PYQ करके, है ना। जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के, प्लीज आप वहां पे जाके देखना ना, उस सवाल को भी सॉल्व करना। 2011 में आया था आई थिंक, मेरे ख्याल से, ध्यान है जितना मुझे। तो उस सवाल को आप सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना, है ना। या इससे इसको सॉल्व करने का उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने का इसको सॉल्व करना। ठीक है, आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे और आप सही तरीका समझ पाओगे, उसमें कोई जुगाड़ की हमें जरूरत नहीं है, एकदम डेफिनेट तरीका आपको समझ में आएगा ना। नाउ तो अब देखो इस सवाल के बारे में बात करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से प्लीज मेरी बातों को समझना ना, बहुत ही ढंग से मेरी बातों को समझना, थोड़ा फोकस करना पड़ता है। क्या देखा, लेट एन डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम द सेट, मतलब 2, 3 और 4 को लेकर के मैंने क्या किया, एन डिजिट नंबर फॉर्म किया। पहली बात तो ये है, एन डिजिट नंबर जैसे मान लो कि एक नंबर 2 ले लिया, 3, 4, 5, है ना। 5 तो नहीं लेंगे, 2, 3, है ना, 3 ऐसे करके ना। सच दैट नो 2 कॉन्जुगेटेड डिजिट्स आर 2, मतलब कोई भी 2 कॉन्जुगेटेड ऐसे नहीं होने चाहिए ना, 2 नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करके मान लो एक एन डिजिट नंबर है। आप लोग समझ गए बात को ना। ठीक है, आगे क्या बोला, लेट ए एन रिप्रेजेंट सच नंबर विच एंड विथ 2। ठीक है, अब देखो ये काम की बात है, ए एन क्या है कि वो सारे नंबर्स हैं जो क्या हो रहा है, 2 से एंड हो रहे हैं। ए एन क्या है, वो सारे नंबर्स हैं, वो सारे एन डिजिट नंबर्स हैं, जैसे पहला नंबर 1 हुआ, दूसरा नंबर हुआ, तीसरा नंबर हुआ, चौथा नंबर हुआ, ये सभी 2 से एंड हो रहा है, एन डिजिट नंबर है। बी एन क्या है हमारे पास में, रिप्रेजेंट सच एन नंबर्स, मतलब इन्हीं नंबर में से बात कर रहा है, वो सारे नंबर्स हैं जो कैसे हो रहे हैं, 3 पे जाके एंड हो रहे हैं, यहाँ 3 पे जाके एंड हुए। ठीक है, इतना है। और सी एन क्या है हमारे पास में, वो सारे नंबर्स हैं जो एंड कहां पर हो रहे हैं, 4 पे जाके एंड हो रहे हैं ना। आप प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना कि ये सारे नंबर ये 4 पे जाके एंड हुआ, मतलब एंड डिजिट नंबर है, ये 4 पे जाके एंड हो रहे हैं, ऐसे एंड डिजिट नंबर सारे हैं। और एंड नंबर्स है ना, मतलब बहुत सारे नंबर्स, जितने सारे नंबर्स बने ना। ओके, आगे देखो वो पूछना क्या चाह रहा है, an+2 के बारे में पूछना चाह रहा है, ये कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये रिलेशन होल्ड होगा या नहीं होगा। bn+1 के बारे में पूछना चाह रहा है, ये रिलेशन होल्ड होगा कि नहीं होगा। an+1 के bn+1 के बारे में पूछना चाह रहा है, ये रिलेशन होल्ड होगा कि नहीं होगा। और an के बारे में ये पूछना चाह रहा है। तो बहुत ही गजब का सवाल है, जिसको बहुत परफेक्ट नॉलेज होगी ना, जिस स्टूडेंट को परफेक्ट नॉलेज होगी और जिस टीचर को भी परफेक्ट नॉलेज होगी, वही इस प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज तो क्या दिक्कत जाती है ना। अब देखो, आप इसका सवाल का बहुत सही से तरीका समझना, मैं इसको बहुत ढंग से आपको समझाने वाला हूँ। पहली बात तो देखो, एक बात आप समझो, या n+1 के बारे में से बात कर रहा है, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, n+1 पे ही कंडीशंस लगाते हैं और उसको n में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, चलो बात को फिर से मैं लिखता हूँ, an+1 मतलब हमारे पास में क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल नंबर्स आएंगे जो n+1 डिजिट्स होंगे, जो कितना होगा, n+1 डिजिट नंबर बनेगा जो 2 से जाके एंड हो रहा है। मान लो ये है, मैंने ऐसे किया, ऐसे मान लो कुछ नंबर्स, जितने भी सारे नंबर बन रहे होंगे सभी नंबर्स को लिखा, bn+1 लिखा मैंने एक बार को।
बी एन प्लस वन क्या है, वो सारे नंबर्स हैं एन प्लस वन डिजिट के जो 3 पे जाके एंड हो रहे हैं, और सी एन प्लस वन क्या है कि वो सारे नंबर्स हैं जो क्या हो रहा है 4 पे जाकर के एंड हो रहे हैं। ठीक है यहां तक की बात आपने समझी ना। ये तो चलो हमारे पास ऐसे लिखा था। अब देखो बात को समझे, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना ना, मैं इसमें अभी कुछ बोलने वाला हूं आपको। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पे जाके एंड हो रहा है नंबर। ठीक है, अब उसने बोला है कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव डिजिट्स 2 नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, इस वाले प्लेसेस की मैं बात करूं, इसका मतलब या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। मतलब इस वाले प्लेसेस पे अगर मैं देखूं या तो 3 3 3 3 3 आ रहा होगा, या 4 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो अब देखो एक बात समझना, मैं यहाँ पे गोला बनाते हुए बोल रहा हूँ ना कि भाई ए ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स बन रहे होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ए एन प्लस वन में वो एन प्लस वन डिजिट, ये से बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, ये 3 से एंड हो रहा होगा और ये 2 से एंड हो रहा होगा। ठीक है, इट मीन की अगर मैं बात करूं कि ए एन प्लस वन की अगर मैं बात की जाए कि भाई ए एन प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूं, भाई ये सारे वो नंबर्स हो गए जो कैसे आ रहे हैं 2 पे जाके एंड हो रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात की जाए तो जितने सारे, देखो यहाँ पर अगर बात करें ए एन के बारे में अगर बात करूं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए एन प्लस वन को ए एन पे, तो कितने सारे डिजिट 3 एन से ऐसे एंड हो रहे होंगे, तो ये तो अपना आ जाएगा 3 से एंड होने वाला तो बी एन है। ठीक है, और 4 पे एंड होने वाला कितना सी एन है। तो ए एन प्लस वन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ बी एन प्लस सी एन। भाई यहाँ पे जितने सारे नंबर 3 से एंड होने वाले ऐसे बहुत सारे नंबर बने, मतलब बी एन नंबर बन रहे होंगे। ए एन डिजिट नंबर की बात करें तो ये टोटल कितना आ रहा होगा, ए एन प्लस वन के बराबर आ रहा होगा। आई होप आप ये बात अगर समझ पाए हो तो प्लीज, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, ये समझने वाला पॉइंट था, ये समझना बहुत जरूरी था। तो इसमें देखो nth पोजीशन पर नंबर या तो 3 से एंड हो रहा होगा या 4 से एंड हो रहा होगा। 3 से एंड हो रहा होगा तो ऐसे 3 3 3 3 आप लिखते जाएंगे तो सारे नंबर तो बी एन काउंट करेंगे। ठीक है, और उधर जब से आ रहे हो तो सी एन नंबर काउंट करेंगे, तो मतलब ए एन प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, बी एन प्लस सी एन आ गया। टोटल नंबर्स इतने आ रहे होंगे। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, इसमें समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो एक और ऑप्शन है आपके पास, एक और मतलब तरीका है। यहाँ 3 पे जाके एंड हो रहा है नंबर, है ना, इससे पहले वाला नंबर क्या हो सकता है, तो 2 से एंड हो सकता है या 3 से एंड हो सकता है या 4 से एंड हो सकता है। इतने समझ में आई। मतलब क्या हुआ कि अगर बी एन प्लस वन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बी एन प्लस वन के अगर बारे में बात की जाए तो इसका मतलब यहाँ तो ए एन सारी डिजिट सारी होंगी, बी एन सारी डिजिट आएंगे और सी एन सारी डिजिट आएंगे, तो बी एन ए एन प्लस वन, बी एन प्लस वन, सी एन प्लस वन आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर आपको सी एन प्लस वन लिखना है, 4 है तो भैया इससे पहले 2 3 या 4 से एंड हो सकता है, मतलब ये कितना आ जाएगा, ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन आ जाएगा। मतलब सी एन प्लस वन की बात करूं तो भैया ये बी एन प्लस वन ही आ गया। चलो यहां तक की बात समझाना था और यही आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक, तो है ना इस सवाल। आगे एक और पॉइंट आएगा अभी। ठीक बच्चों, तो समझिए पॉइंट को। यहां तक की बात तो हमारे पास समझ गए आप लोग। अब क्या समझाएं आप लोगों को, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से पहला देखो बी ऑप्शन देखा जाए, ए एन बी एन सी एन का सम कितना आ रहा है, बी एन प्लस वन आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी तो फिट बैठ गया। ठीक है, अब बी एन प्लस वन के बारे में बात करें तो भैया ये ए एन पे ही डिपेंडेंट दिखाया, बी एन प्लस वन को ए एन पे डिपेंडेंट। तो देखो एक बात आप समझो, यहां से बी एन प्लस सी एन का सम कितना आ रहा है, ए एन प्लस वन आ रहा है। तो आई कैन राइट दिस पार्ट ए एन प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। तो बी एन प्लस वन का वैल्यू कितना आ रहा है, ए एन प्लस वन और ए एन आ गया, मतलब ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सी तक भी हमारे पास बी और सी तो सही आ गया। अब बात करते हैं ए के बारे में। ए उसने बोल रखा है एन प्लस टू के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है ना, एन प्लस टू के फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें एक काम करते हैं, ए एन प्लस वन तो बी ऑफ एन प्लस टू, है ना, ठीक है ना। तो ओके, ये हमारे पास में ऐसा आ गया। अब ऑप्शन ए एन प्लस टू, ए एन और एन माइनस वन, तो ए एन प्लस टू। अच्छा, अगर मुझे ए एन प्लस टू अगर लिखना होगा, है ना, तो बात को समझो, मतलब इन टर्म्स ऑफ सिर्फ ए में ही चाहिए। ए में क्या रिलेशन आ रहा होगा ना, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो बस इन्हीं को सिंप्लीफाई करके मुझे ए में रिलेशन चाहिए।
ओके, पॉइंट इज दैट यहाँ n+1 आ जाएगा, ठीक बात है ना। तो देखो बहुत ध्यान से बात को समझिए, है ना। मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। ओके, bn+1 हमारे पास में इतना आ गया, an प्लस और an+1 आया ना। n+1 से अगर रिप्लेस करें तो cn+1। अच्छा देखो एक पॉइंट आप समझो, bn+1 और cn+1 कैसा है, बराबर आए। पहली बात तो एक बात तो हमने ये समझ में आया था ना, ये यहाँ से बराबर आए, तो यहाँ से आई विल से कि bn बराबर कितना आ जाएगा, cn आ जाएगा। पहली बात तो ये आया। तो मैं an+1 को मुझे इन टर्म्स ऑफ an लिखना है, तो an+1 मैंने यहाँ लिखा, तो 2 टाइम्स ऑफ bn लिख सकते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आंसर में अगर हमें चाहिए an+2 चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस करता हूँ। a ऑफ n+2 इस जैसा कुछ बना ना। अब यहाँ पर समझो 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, bn+1 बना, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा bn+1 की अगर मैं बात करूँ, an+2 हमें चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ bn को मैं इन टर्म्स ऑफ an ऐसे लिख सकता हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ an ये कितना आ गया, bn+1 को आई कैन राइट an प्लस a ऑफ n+1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो हमारे पास में ये रिजल्ट आया। मतलब अगर मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, अगर यहां से इसको रफ करते हुए मैं यहां लिखना चाह रहा हूं ना, आप इस बात को यहां से समझिए कि an+2 बराबर तो कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ an, तो हमने यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ an मैंने यहां लिखा, और ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ an+1। चलो ऐसे लिख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ an और an+1। अब मुझे क्या चाहिए, n-1 और चाहिए ना। n-1 में हमें रिलेशन चाहिए, तो यहीं से निकाल लेते ना। एक काम करते हैं ना, यहीं से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपना आंसर यही सॉल्व है ना। तो यहां से मैं n को n-1 से रिप्लेस करता हूं, तो यहां तो n+1 बन जाएगा एक, तो 2 टाइम्स ऑफ n को n-1 से रिप्लेस किया, यहाँ n-1 आया, और यहाँ कितना आ जाएगा, an आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक बात है। अपने आंसर में मुझे क्या चाहिए, कि an+2 an और an-1 में रिलेशन चाहिए, तो an+1 का वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ डालते हैं। तो ठीक है, देखो बात को समझिए, थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है, और जगह को हम यहाँ बनाते हैं डिब्बे में ना। तो हमारे पास में कितना बनेगा, यहाँ से बना an+2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ an, तो मैंने यहाँ लिखा, an+1 का जब वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ an-1 प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ an, ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ an यहाँ से बना, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम्स ऑफ an। मतलब ये रिजल्ट तो नहीं बैठ रहा है ना, मतलब a नहीं आएगा ना। चेक भी कर लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, b और c तो आ रहा है ना, a नहीं आना चाहिए ना। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो उसको बहुत तसल्ली से। तो हाँ ठीक है, 4th का a नहीं आ रहा, बी सी डी ना बड़ा सा ऑप्शन आ रहा था ना। ओके चलो, ये तो मैंने इसलिए चेक कर लिया क्योंकि हाँ ए तो नहीं होगा ना, क्योंकि अब क्लियर हो गया ना, सब कुछ सही है ना। बस कहीं मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ इसलिए चेक कर लिया ना। एग्जाम में आप तो खैर कर ही नहीं पाओगे, आंसर की थोड़ी होती है, आंसर की तो आप खुद बनाते हो। चलो ओके, चलो यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई है ना। अब देखो अल्टीमेटली आपको एक और बात समझाते हैं ना। अब आप यहाँ से इस बात को समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या दे रखा है, an+2 बराबर कुछ ऐसे दे रखा है ना, और आपसे पूछा हुआ है कि an ऐसा कुछ होगा क्या। अब देखो आपको बड़ा ही, अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी देन आप इस वाले प्रॉब्लम को ढंग से आगे और प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब बी और सी तक तो ठीक था, अब आपको आगे और प्रोसीड करने के लिए क्या नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीज मतलब 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स का रिलेशन दे रखा है, और ये कुछ n पावर n और माइनस बीटा पावर n कुछ ऐसे दे रखा है। अच्छा देखो समझो बात को, समझे बात को, अगर आपको क्वाड्रेटिक अगर याद आ रहा हो
क्वाड्रेटिक में अगर आपको ऐसे याद आ रहा हो कि क्वाड्रेटिक अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट अगर अल्फा बीटा है और आपको एस एन बराबर अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन या फिर अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन या फिर P इंटू अल्फा पावर एन और Q इंटू बीटा पावर एन, ऐसा कुछ दे रखा है एस एन। तो आपको पता होगा न्यूटन इक्वेशन के बारे में कुछ बात आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम? ए इंटू, यहाँ से आप लिखो और बस ऑर्डर डिक्रीज करते जाओ। ए इंटू एस एन लिखा सपोज करो आपने, फिर क्या लिखोगे? बी इंटू एस ऑफ एन माइनस वन, फिर सी इंटू एस ऑफ एन माइनस टू, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ये रिलेशन होल्ड होता है। अब देखो सवाल में क्या दे रखा है, अब आप बात को समझना उल्टा तरीके से कि ऐसा कुछ रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी पता है, मतलब ए एन प्लस टू बराबर, ये हमारे लिए अभी एस एन की तरह काम कर रहा है ना, माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा? ए एन, टू टाइम्स ऑफ ए एन माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन। सॉरी कुछ गलत तरीके से तो नहीं लिखा, टू टाइम्स ऑफ ए एन और टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन सही है। मैं कुछ इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले एन प्लस वन लिखता हूँ बाद में एन लिखते हैं, बराबर में 0। ऐसा कुछ रिलेशन आपको दे रखा है। अभी एस एन की तरह क्या बिहेव कर रहा है? ए एन प्लस टू ऐसे ए एन बिहेव कर रहा है ना। अच्छा, अगर मान ले कि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक के अगर कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ से अगर करस्पॉन्डिंग अगर मैं क्वाड्रेटिक ढूंढूं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस टू बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बना। इस क्वाड्रेटिक के भैया दो रूट आएंगे, एक अल्फा और बीटा, ठीक है। और आंसर में क्या पूछना चाह रहा है? ये तो पूछना चाह रहा है कि अल्फा पावर एन आ रहा है प्लस बीटा पावर एन, तो उल्टा जा रहा है ना। न्यूटन इक्वेशन में क्या होता है कि ये दे रखा होता है, ये दे रखा होता है, आप ये रिलेशन निकालते हैं। अभी क्या पता है? ये रिलेशन पता है, आपको उल्टा जाना है, ये निकालना है आपको ना। और ये सभी के लिए होल्ड होता है ना, इसके लिए, प्लस के लिए, माइनस के लिए, प्योर की कुछ भी हो ना उसके लिए भी होल्ड होता है। अब देखो इसके लिए एस एन लिखना है, एस एन बोले या फिर ए एन बोले, है ना। तो भैया ये कितना बनेगा? पी इंटू अल्फा पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा पावर एन, ये आएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा बीटा तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करें और बीटा कैलकुलेट करें, मतलब इसके रूट कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक काम करते हैं, वन ऐड करते हैं, वन सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो ये तो बना एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री, तो यहाँ 3 आ गया और एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस माइनस ऑफ रूट 3 आया, ये एक्स का वैल्यू आया। तो ए एन तो यहाँ से आ गया पी इंटू 1 प्लस रूट 3 पावर में एन, तो मैंने यहाँ से लिखा क्यू इंटू 1 माइनस ऑफ रूट 3 पावर में एन, मैंने ये लिखा, ठीक है। ये आ गया ए एन पी इंटू समथिंग और प्लस क्यू इंटू समथिंग। यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आई है ना। अब बात आती है कि पी और क्यू कैसे फाइंड आउट करें भैया। अब पी और क्यू निकालने के लिए आपको फिर लॉजिक सोचना पड़ेगा कि पी और क्यू का वैल्यू कैसा आ रहा है ना, क्योंकि उसी हिसाब से देखो 1 प्लस रूट 3 कुछ ऐसा तो मैनेज कर रहा है ना। पी और क्यू का वैल्यू आपको और डिसाइड करना है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं ना, काम ये किया जाए, आपको A1 A2 तो पता ही है, A1 A2 ना, तो सवाल बड़ा ही मजेदार है ना। A1 A2 के बारे में अगर बात की जाए, A1 हमारे पास क्या होगा और A2 क्या होगा। A1 एक्चुअली है क्या? A1 बनेगा वन डिजिट का नंबर जो एंडिंग विथ कैसा हो रहा हो? 2 हो रहा हो। भाई एंडिंग विथ 2 हो, तो भाई एंडिंग विथ 2 हो, वो ऐसे नंबर ऑफ नंबर्स है ना, ऐसे कितने सारे नंबर्स बनेंगे, तो वन डिजिट का नंबर हो 2 से एंड हो, मतलब एक ही नंबर बनेगा 2, मतलब कितना है? A1 का वैल्यू तो 1 आया, ठीक है। A2 की अगर बात करूं मैं, क्या होगा भाई? 2 डिजिट का नंबर होगा और जो कैसा आ रहा हो? एंडिंग विथ 2 होगा, तो 2 से एंड हो, 2 से एंड हो और दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स 2 ना हो। तो भैया यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 2 तो यहाँ रख नहीं सकते, तो यहाँ 3 रख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ क्या 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो कितने सारे नंबर्स आए? 2 ही नंबर आए, तो यहाँ 2 आया। A1 का वैल्यू 1 आ रहा है और A2 का वैल्यू 2 आ रहा है। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? A1 A2 अगर निकालना है, आगे की बात ये रहेगी, क्या आगे की बात रहेगी आप समझिए। आगे की बात ऐसी है कि A1 का वैल्यू 1 आ गया और A2 का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब मैं अकॉर्डिंग यहाँ से A1 लिखता हूँ। A1 अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो 1 प्लस पी प्लस रूट 3 और Q 1 माइनस ऑफ रूट 3, है ना। A1 का वैल्यू n का वैल्यू 1 रखा ना, A1 का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहां से एक बात मुझे समझ में आई, A2 का वैल्यू 1 लिख लेता हूं। A2 कितना आ जाएगा?
p इंटू 1+√3 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब इंटू 1 माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर बराबर a2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। a2 का वैल्यू तो हमने यहां से लिखा और 2 यहां पर लिखा। ठीक है, ओके, बात को आप समझ रहे हैं ना अच्छे ढंग से। अब देखो p मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायरिंग ओपन करते हैं, 3 + 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आया है ना। वैसे मैं तो ना यहीं से सॉल्व हो जाएगा, चलो आपको समझाता हूँ मैं ना। 2√3 यहाँ से लिखा, आम बेचने वाला आया है, आपको आम खाने 2 माइनस ऑफ √3 ऐसे आवाज लगाते रहते हैं ना, आते रहता है कोई ना कोई। चलो 4 माइनस ऑफ 2√3 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मैं देखो तो क्या समझाना चाहूंगा, पी और क्यू रैशनल है ना, वो आप यहीं से निकाल सकते हो, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है, समझाने के तौर पे समझा देते हैं ना। यहाँ से तो 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो सोचेंगे यार 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो वो आगे समझेंगे कि अरे यार बात तो गड़बड़ थी यार। चलो सही है, एक सेकेंड रुकाते हैं। यहाँ से 4 + 2√3, चलो यहाँ आ गया है ना, चलो सही है सही है सही है सही है, सॉरी है ना, प्योर की रैशनल नहीं है, मतलब वो अलग अलग ही जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चंस की, सॉरी मैं ही थोड़ा गलत था ना। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2 + √3 बचा, 2 माइनस √3 यहाँ से बचा और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बात को नहीं यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को ना। अब आपको पी और क्यू निकालना है, पी और क्यू आपको फाइंड आउट करना है ना। ओके, 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो 2 + √3 यहाँ से बना, 2 माइनस ऑफ √3 यहाँ से बना। अब हमें क्या चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए। 2 इक्वेशन 2 अननोन है ना। देखो एक बात, 2 तरीके हो सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास लिखा हुआ है तो आप थोड़ा बहुत ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है, नहीं तो क्या है पूरा परफेक्टली सॉल्व कर लो। जैसे अब मैं ऑप्शन से जाता हूँ मैं तो ना, 1/√3 दे रखा है ना, एक मतलब 1/√3 आना चाहिए, माइनस वाले के साथ में -1 मतलब माइनस वाली वैल्यू आनी चाहिए, -1/2√3 आना चाहिए। सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। टी का वैल्यू मैंने ले लिया 1/√3 ना, लेके देख लिया, गलत होगा तो फिर नहीं आएगा वो ऑप्शन, तो 1/√3 मैंने यहाँ ले लिया, 1/√3 यहाँ लिखा, 1 + √3 यहाँ सेटिस्फाई करा के देखते हैं, -1/2√3। ये अगर सेटिस्फाई कर गया, दोनों में कराना पड़ेगा ना, एक से नहीं ना, तो 2√3 चलो एलसीएम आ गया आपका, तो 1 + √3 -1 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना है 2√3 आ जाएगा और ये बराबर 1 आ गया। सही बात है, सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ सेटिस्फाई कराते हैं। 1/2√3 तो हमने यहाँ से लिखा, ठीक है, वो सेम आ जाएगा ना, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 + √3 तो मैं यहाँ से लिखूंगा, माइनस साइन यहाँ पर बनेगा तो -2 तो कैंसिल हो जाएगा, -2 + √3 यहाँ से 2 से 2 काटा, √3 से √3 आ गया, मतलब 2√3 बना, कैंसिल हो गया, फिर अगेन 1 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पी और क्यू का वैल्यू कितना रहा, 1/2√3, 1 क्यू का वैल्यू -1/2√3 रहा है ना, मतलब ये सही आ रहा है ना। तो बस पी और क्यू की वैल्यूज को यहाँ डाल दो, मतलब पी और क्यू को मैंने इनडायरेक्ट वे में ऑप्शन से निकाल दिया, ठीक है, यहाँ डाल दिया तो मतलब ये वाला ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो मतलब ये फिट बैठ रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी होगा। क्या बच्चों समझ आ गया आप लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, बढ़िया सवाल था ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही सवाल बहुत बढ़िया थे और चारों में कुछ ना कुछ नया नया सीखने का था हमारे पास। चलो बच्चों तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। अभी तक हमने 4 सवाल सॉल्व किए हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वें पर आते हैं ना। 5वां छठवां एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ देख करके आपको समझ जाना चाहिए कि ये बहुत आसान था और ये ऐसा प्रॉब्लम भी एक बार आईआईटी डिस्कस कर चुका था और वो उस टाइम पर बोनस भी हुआ था। आई थिंक ये 2018 या 17 की बात है। थोड़ी सी गलती कर गया था आईआईटी, क्या गलती कर गया था ये भी बता देंगे। लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट, उसमें गलती थोड़ी सी, बस क्वेश्चन की गलती नहीं थी, वैसे क्वेश्चन तो फिर भी सही था बट आंसर कुछ इंटीजर टाइप से चाहिए था तो वो आंसर नहीं आ रहा था ना। तो ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट, जैसे इतना पढ़ा ना इतना आपको समझ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो -12 प्लस आयोटा √3/2 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो भैया तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा नहीं होता क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये वैल्यू होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा इसको हम ओमेगा बोलते थे तो हम उस टाइम में बोलते करते थे ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा अगर इतना हमने पढ़ लिया तो यहाँ से एक बात तो समझ में आएगी, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा और 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा। इतना हमें तुरंत पढ़ करके समझ में आना चाहिए। एबीसी अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है, पूछा हुआ है इसके बारे में है ना। तो देखो बहुत आसान सी बात है, पहले मैं कंडीशंस को सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ।
मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, मॉड ऑफ गामा स्क्वायर। तो आप समझ गए बात को कैसे सॉल्व करना है। सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अल्फा, ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा, ए प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ सी ओमेगा बराबर गामा। इतना दे रखा है ना, अल्फा बीटा गामा। आपने अल्फा का मॉड निकाला। अच्छा, आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए कि भाई मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है। ये आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में भैया सबसे फेवरेट और हिट फॉर्मूला है, मतलब ना, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर कितना होता है, जेड इंटू जेड बार होता है। तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर हमने लिखा, तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर को मैं लिखूंगा तो भैया कितना है, अल्फा इंटू अल्फा बार। अल्फा का वैल्यू तो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार आया। ठीक है, इसको लंबा चौड़ा सा आप जब खोलेंगे तो ए को ए बार से, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बनेगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर बनेगा, मॉड ऑफ सी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ए का आएगा बी प्लस सी के साथ में, ए का इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, फिर ए का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ए इंटू बी बार प्लस सी बार, ऐसे ही फिर बी इंटू, है ना, ऐसे ही सी इंटू लिखेंगे। चलो लिख लेंगे जो तो, है ना, लिखा जाएगा जो लिख लेंगे ना। चलो अब हमें इतनी जरूरत नहीं है, इतने से ही काम चलाते हैं। मुझे मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर भी चाहिए, बीटा इंटू बीटा बार। तो बीटा तो हमारे पास में कितना आ रहा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये सभी बच्चों ने कर लिया होगा सवाल सॉल्व, ना। बी बार ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और सी ओमेगा बार जब लिखेंगे सी बार तो सी बार बनेगा और यहाँ ओमेगा बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अच्छा, ये थोड़ा लिखना चाहिए था मुझे, कि चलो मैं लिख देता हूँ, ए बार, ए को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से कितना बनेगा, बी बार इंटू ओमेगा स्क्वायर। चलो थोड़ा सा चमका देते हैं आप लोगों को ना, ताकि थोड़ा सा चमक जाएगा तो आप समझ जाओगे, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे बाद में क्लियर हो जाएगा ना। मॉड ऑफ गामा स्क्वायर मैंने लिखा, तो ये कितना बनेगा, गामा इंटू गामा बार। तो गामा तो बना ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा। ए बार तो मैंने यहाँ लिखा, बी बार यहाँ लिखा, यहाँ ओमेगा आ जाएगा, और सी बार और यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अगेन हमारे पास देखो इस तरह की टर्म तो बनेगी ना। आप लोग हो भी होशियार बच्चे, आप लोग समझ गए होंगे, और अब तक अगर आपने सभी डीपीपी को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, आई एम श्योर कि आप अपने आप को एक ये भी महसूस करते होंगे कि हाँ लेवल में पहले से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब इन्होंने क्या है कि ऐसी रफली कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो उनका तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो फिर उनको क्या है ना कि बस वो होशियार बालक होते हैं ना, उनको मेरी दृष्टि में उनको होशियार बालक बोलता हूँ मैं ना। तो चलो ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे 3 टर्म्स और आ जाएंगे, मतलब 2 ब्रैकेट और आ जाएंगे ना। अब देखो आप बात को समझें, इन सभी को जब मैं ऐड कराऊंगा तो भैया मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, मॉड ऑफ गामा स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैं कितना लिख दूंगा, 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी स्क्वायर आ गया। यहाँ तक की बात सही है ना। अब देखो आप आगे की बात समझ लो, ए इंटू बी बार से समझ लो, है ना। आप सारी बात यही समझ जाएंगे। ए इंटू बी बार यहाँ से आ रहा, ए इंटू बी बार यहाँ से आ रहा, ए इंटू बी बार कॉमन आया, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचा, यहाँ से ओमेगा बचा, मतलब अंदर बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये तो आप यहीं से ही आप डिसीजन ले चुके थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है ना, 0। ऐसे सभी से आएगा, सबका वैल्यू 0 0 0 हो जाएगा, मतलब फाइनली 0 हो जाना है। कुछ उसने ऐसा पूछाएगा ये लैम्डा टाइम्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा। हाँ तो ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, आंसर इज 3। क्लियर बच्चों, आई होप आप यहाँ तक की बात समझ गए, है ना। अरे क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपको हिंट देकर छोड़ दे रहा हूँ। कारण क्या है कि ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है ना। 6 में, इसमें तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी ना। अच्छा देखो 6 को अगर सॉल्व करना रहेगा कैसे करेंगे आप लोग, है ना, बात को समझो। देखो इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना, बाकी सारे रिजल्ट आपको पता है, ओमेगा के रिजल्ट पता ही है ना। इस क्वेश्चन में इतना दम नहीं है ना। फाइनली जब पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने पे लास्ट में एक रिजल्ट आता है जेड क्यू बराबर 0। अच्छा जेड क्यू बराबर अगर 0 आ गया, इसका मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कितने होंगे जिसको सेटिस्फाई कराएंगे, 1 आएगा। आंसर बी होगा, है ना। जल्दबाजी में ए टिक नहीं करना, जेड का वैल्यू टिक पूछा नहीं है उसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं। तो क्या आएगा, 6 का आंसर बी आएगा। 5वें का आंसर सी और बी आ रहा है, 5वें का सी और 6 का बी, है ना, सी और बी, सी और बी, सी और बी सही है ना।
ना आगे मूव करें, हम इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम से चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 ना, बहुत ध्यान से समझिए। 6 उसके बाद 7, सॉरी 7th करना है अभी हमें, 7th 8th 9th और 10th है ना। ठीक है, 9 10 तो आसान से बढ़िया से भी है, 8th भी बढ़िया है और 7th भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना। चलो सभी प्रॉब्लम्स को फटाफट समझ लेते हैं, जल्दी से समझ जाओगे आप लोग, है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए, इसको समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एज इतना दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दे रखा है। मतलब ए का पोजीशन वेक्टर पता है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पता है आपको, ये और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक बात है। गिवन दैट एंगल ए ओ बी हमारे पास इतना दे रखा है, ओ ओरिजिन दे रखा है, ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी है ना, परपेंडिकुलर लाइन क्यू ओ डी और सॉरी ओ क्यू डी। पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ओ मैंने यहाँ लिया, ठीक है, ए मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्या सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश करी। कारण क्या है कि ओ ई लेंथ मुझे 2 दिखाना है, ठीक है। ये 2 लेंथ ले लिया और ये 3 ले लिया। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर अल्फा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और बीटा इसका पोजीशन बी का बी पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर बीटा मान लेते हैं। और ये कितना दे रखा है आपको, ये तो दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका 4 दे रखा था, 2 लेंथ आ गया, ये 9 दे रखा था तो 3 लेंथ आ गया। चलो ये इतना पता है आप लोगों को ना, इतना इस पे लोड नहीं लेते ना। एक काम करते हैं, ए बी को अपनी साइड से ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो उसने क्या बोला, एंगल ए ओ बी, मतलब ये एंगल कितना है हमारे पास में 2 cos इनवर्स ऑफ a बाई 5, तो एंगल 2 थीटा मान लेते हैं। ओ ओरिजिन दे रखा है ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। अच्छा ए ओ बी का मैं एंगल बाइसेक्टर लिखता हूँ, भैया ये गया ये गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल अगर थीटा माना है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। एंगल बाइसेक्टर है तो कुछ कुछ बातें तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए भाई, इन दोनों का रेशो 2:3 आ जाएगा ना। जो भी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा उसने क्या बोला, ए क्यू इज परपेंडिकुलर टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, मतलब ए क्यू हम ये ले लेते हैं, दिस इज द ए क्यू, तो ये क्यू है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, लाइन ओ क्यू डी और डी लाइज ऑन ए बी, तो मतलब यहाँ पर डी दे रखा है, ये डी है, ऐसा कुछ है। तो आपसे पूछा हुआ अभी क्यू डी जो लेंथ है बताओ ये कितना होगा, ठीक है ना। इसके बारे में पूछना चाह रहा है, तो देखो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी बातें बड़ी काम की है ना, आपकी बातें काम की हो या ना हो, मेरी बातें बड़ी काम की है ना। समझिए बात को, क्या करना चाहिए हमें, ये क्यू डी लेंथ निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसी ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। अच्छा देखो, क्या मैं ये ई डी लेंथ निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई ये 2:3 में तो डिवाइड होगा, ठीक है। एडी अगर मैं लेंथ की बात करूं, एडी लेंथ आ जाएगा भैया 2/5 इंटू ए बी आ जाएगा। अच्छा क्या हम ए बी लेंथ भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बीच का एंगल ये पता है, ये दोनों साइड्स पता है, कोसाइन रूल से मैं ए बी लेंथ निकाल सकता हूँ, मतलब एडी तो निकल गया। अच्छा क्यूडी चाहिए, अरे यार एक काम करते हैं ना, ये एंगल ये लेंथ 2 पता है, थीटा पता है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये लेंथ भी निकल जाएगा। तो पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस हम क्या लगाएंगे भाई, यहाँ ये 90 डिग्री है तो हमें क्यू डी का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। वो तो बाद में कर लेंगे, अपना स्क्वायर रूट तो बाद में ले लेंगे। ये कितना बन जाएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए क्यू का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ए डी चलो आपको मालूम चल गया 2/5 इंटू ए बी आ जाएगा। ए क्यू निकाल लिख सकते हैं कि, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, हमें ये लिखना है, थीटा के सामने वाला मुझे परपेंडिकुलर पता है, ये तो निकालना है सॉरी, और हाइपोटेनस पता है, तो मतलब साइन लगा दूं मैं। साइन थीटा अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए क्यू लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, ये लिख दिया। मतलब एक 2 cos थीटा, एक 2 sin थीटा बनता है ना। तो ठीक है, ए क्यू कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा। तो भैया काम की बात क्या रही हमारे पास, ए डी तो आ गया 4/25, ए बी स्क्वायर आया, ठीक है। ए क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा 2, तो यहाँ से 4 यहाँ से आ गया, और ये बन जाएगा ए क्यू सॉरी 4 sin स्क्वायर ऑफ थीटा,
ये बात हमें समझ में आई है ना। बस ये अपना आंसर है। अब मुझे ए बी और साइन मतलब ये सब वैल्यूज चाहिए ना, तो ठीक है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, कुछ कुछ बातें और समझो। देखो 2 थीटा बराबर कितना आ रहा है, तो 2 cos इनवर्स ऑफ 1/5 आया। 2 से 2 काटा तो cos थीटा बराबर कितना आया, 1/5 आया। पहली बात तो ये समझ में आई है ना। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आई। अच्छा, कोसाइन रूल और समझते हैं ना, इसको डिब्बे में रखते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। तो cos ऑफ 2 थीटा मैंने यहाँ लिखा, तो मैं क्या लिखूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3, 6 और 12 तो यहां से आ गया, 12 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, 9 यहां से आया और 4 यहां से आया, 13 यहां से आया, माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना आया, 13 माइनस ऑफ 12 कॉस 2 थीटा आया। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब cos थीटा तो पता है, थीटा पता है तो cos थीटा लिख सकते हैं, सब निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो यही सॉल्व करते हैं फटाफट से ना। cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखा, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कितना लिख देंगे, 1/5 तो मतलब 25 यहाँ लिख देंगे, माइनस 1 मैंने यहाँ से लिखा। तो भैया ये तो आ गया नेगेटिव है ना, कोई दिक्कत है क्या इस बात से, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आने देते हैं, क्या दिक्कत है ना, सही बात है जो भी आ रहा है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे, हाँ सही है ना। तो यहां से बनेगा ये -23/25। चलो, तो ए बी स्क्वायर के बारे में अगर बात की जाए तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा 13 माइनस 12, cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास, -23/25, बढ़िया सा आ रहा है ना। -23/25 हमने यहाँ से किया और माइनस माइनस किया, प्लस भी कर दिया। ठीक है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। पूरा आंसर तक सॉल्व करेंगे, चिंता ना करो बच्चों ना। अब देखो यहाँ आंसर वैल्यू पुट करते हैं, 4/25 तो हमने यहाँ से लिख दिया, ए बी स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं। तो 25 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 12 को इससे मल्टीप्लाई किया, मैं थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प से कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जाम में तो नहीं करना, आपको करना रहेगा, तो फटाफट से लिखते हैं 13 इंटू 25, तो ये तो बन जाएगा 325 प्लस साइन। ठीक है, फिर यहाँ से लिखेंगे अपना 12 इंटू 23, ये बना 276 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 माइनस ऑफ 4, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, कॉस थीटा का वैल्यू इतना आ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू भैया कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यहाँ से आया, तो ये बन जाएगा हमारे पास √24। तो -4 साइन थीटा का वैल्यू मैं कितना लिखूंगा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ये आ जाएगा 24/25। ठीक है, एक काम करते हैं ना, 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और कर देते हैं ताकि आसान बन जाए, है ना। 4 देखो ओवरऑल से कॉमन आ रहा है, तो 4 तो ओवरऑल से कॉमन ले ही लो। इन दोनों का मैं सम करके लिख लेता हूँ, तो 6 और 5 तो 11 यहाँ से आ गया, 7 और 2 9 और 1 10 यहाँ से हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 हो जाएगा ना, 601 ना, ठीक बात है। 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, 25 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट 250 500 हो जाएगा, 500 में हमने 100 और जोड़ दिया, 600 है ना, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन ना। ओके, 25 तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 625, 25 का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं ना। मतलब ये तो नंबर बड़ा आसान सा बना ना, क्यू डी का स्क्वायर इतना आया, क्यू डी का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा और 25 यहाँ से आएगा, मतलब अल्टीमेटली आया। तो 25 इंटू क्यू डी पूछा हुआ आपसे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका वैल्यू ना। 7th का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई और सब कुछ सही भी था ना, आसान सा प्रॉब्लम था ये, बस आपको ज्योमेट्री का एक पॉइंट समझना था। 2 आंसर दिया है 7th का, एकदम सही जवाब है ना, 2 आंसर। ओके बच्चों, सही है ना, क्लियर।
आपको आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत और कोई भी समस्या नहीं है। बस अब 3 सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लवेबल है ना, और आज सॉल्व करना आसान है इसको। इसकी कहानी अगर बताई जाए तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता, बस शर्ते आपको शब्दों का मतलब अपने जो स्टेप्स हैं उनका सही चुनाव करना पड़ेगा ना। अब बहुत आसानी से इसे किया जा सकता था ना। देखो क्या देखा, सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है। इस कंडीशन को बहुत देर से अगर आप बहुत अच्छे से देखें और से घूरे ना, तब बहुत सारी बातें यहीं से सीख जाते हैं। ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स है ना, आल्सो एफ इज नॉन नेगेटिव, एफ नॉन नेगेटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब तो ये हुआ कि एफ नेगेटिव नहीं है, मतलब जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ये दे रखा है जी इज पॉजिटिव, इसका मीनिंग है जी ऑलवेज कैसा है, जीरो से बड़ा ही है, जी जीरो नहीं है। जीरो से लेके ए में एफ ऑफ जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इतना दे रखा, फॉर रियल वैल्यू ऑफ ए, ऐसा कुछ पता है ना, ठीक है। और जी ऑफ एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज, ये दे रखा है। तो भाई लैम्डा पूछा, लैम्डा नेचुरल नंबर है ना। ओके, बहुत सारी बातें क्लियर है आपको ना। नाउ तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को समझना, और आपको हिंट यहीं से मिलता है सवाल में। एक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसको पहले मैंने यहाँ लिखा तरीके से लिखा जी एफ एक्स लिखा, ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने एफ डैश ऑफ जी एक्स लिखा, और यहाँ जी डैश एक्स लिखा। ये जी डैश है ना, ये बात तो आप समझ गए होंगे अभी तक तो ना। यहाँ एफ ऑफ जी एक्स है, यहाँ जी डैश ऑफ एफ एक्स है, और यहाँ एफ डैश एक्स है। कई बार बच्चों को लगा होगा कि यार यहाँ पे जो एक्स है ये कुछ एडिशनल गलती से लिखा गया है। नहीं नहीं, गलती से नहीं, सही लिखा हुआ है। आपको सॉल्व करने पे सोचना है ना। अब देखो आप आगे समझिए, देखो इतनी सारी हम हजारों प्रॉब्लम की जब प्रैक्टिस कर जाएंगे ना, एक्चुअली हम हजारों बातें जानते हैं ना, हर प्रॉब्लम अपने आप में अलग है ना, हम हजारों बातें सीख के जा रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। एक्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप जस्टिफाई कर पाएंगे, हाँ एटलीस्ट मैं इतनी प्रॉब्लम्स एग्जाम से पहले कर चुका है ना। देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ जी एक्स है, मतलब ये कितना आपको समझ में आएगा कि एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन है। एफ ऑफ जी एक्स यहाँ लिखा हुआ है, कैन बी राइट लाइक दैट। हाँ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको जी डैश एक्स यहाँ लिखा और एफ ऑफ जी एक्स यहाँ लिखा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब आप इतना तो समझ ही गए कि इसको मैंने यहाँ लिखा और इसको एफ डैश एक्स यहाँ लिखा, अपॉन में मैंने इसको जी एफ एक्स लिख दिया। बात समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है। अब देखो, अब आपको इतना समझ में आएगा, नीचे एफ एक्स ऊपर इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, नीचे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ। अरे यार ऐसा कैसे होता है, ये एल एन एफ एक्स से आता है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, एल एन एफ एक्स। तो मतलब अगर आपको इतने बात मालूम है तो मतलब काम की बात ये रही कि डी ओवर डी एक्स कैन बी राइट लाइक दैट, कि डी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और डी ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात तो हमने, जो हमें इतना समझ आया उतना उतना हमने समझ लिया, बाकी आगे का नहीं पता, आगे की दुनिया नहीं मालूम है ना, आगे की दुनिया देखने से ही समझ में आएगी ना। अब उसने पूछा 0 to a एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात कर रहा है। एफ ऑफ जी एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए, तो एफ ऑफ जी एक्स यहाँ आ रहा है, यहाँ जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है ना। तो एक काम करें, क्या पूछना क्या चाह रहा है सवाल में, पहले समझे। जी ऑफ एफ ऑफ 4 पूछना चाह रहा है, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ जी एक्स यहाँ से दे रखा है, तो इसको इंटीग्रेशन कराएं। या एक और तरीका देखो, एक और तिकड़मबाजी है ना। तिकड़मबाजी क्या है, हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके क्या हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकाला जा सकता है अगर आपको लेबनीज थ्योरम पता है तो। मतलब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट करते ही क्या है कि बात तुरंत बन जानी है। मतलब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया और देखो इसी लाइन में मैंने छोटे से हिस्से में ही सॉल्व कर दिया। डिफरेंशिएट कराएंगे तो अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट आपने पुट किया तो ये आ गया, फिर इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट एंड इसको इसका डिफरेंशिएशन 0 चला गया, मतलब एफ ऑफ जी ए यहाँ से आया। क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात रही। 1/2 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया। ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, बात को बड़ा ध्यान से समझे ना। माइनस ऑफ है ना, इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ई माइनस, तो यहाँ लिखा हो ई पावर ऑफ -2a, यहाँ से लिखा, इसका आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन का कितना आ जाएगा
2 आ जाएगा। 2 से तो 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस कट गया, तो ये आ गया ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 2a, यहाँ से आया। एफ ऑफ जी इतना आया। मतलब अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ जी एक्स की अगर बात की जाए तो भैया ई पावर ऑफ माइनस ऑफ 2x आया। एफ ऑफ जी एक्स मतलब अगर x की जगह मैंने a पुट कर दिया तो ना, x की जगह a पुट कर दिया तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ई पावर माइनस 2x आ रहा है। अरे यार बात ही खत्म हो गई ना, सवाल के अंदर का जो रेस्ट था वो सारा खुल गया ना। तो ये बना ई पावर माइनस 2x, तो यहां से -2 आया और ई पावर ऑफ -2x हमने यहां लिखा। एम आई क्लियर ना? डी ओवर डी एक्स तो यहां से लिखा हुआ, जी ऑफ एफ एक्स हमने यहां लिख दिया। यहां तक की बात तो हमें बात समझ में आई ना? पूछना क्या चाह रहा है अभी भी समझे तो बात को। जी ऑफ एफ ऑफ 4 मतलब जी एफ एक्स अगर निकल जाए तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, हो ना? जी एफ एक्स निकल जाएगा, फिर वहां से जी एफ ऑफ 4 तो निकाल ही सकते हैं। लेट इसको इंटीग्रेट किया और इसको थोड़ा तरीके से और लिख दिया, -2x इंटू ई पावर -2x। चलो इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने यहाँ जी ऑफ एफ एक्स लिख दिया। -2 को तो चलो बाहर निकाला, इसको इंटीग्रेट करते हैं, x को बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, चलो ई पावर, इसका इंटीग्रेशन आएगा ई पावर -2x अपॉन में -2, तरीके से लिखा। वैसे तो क्या है ना कि आप एक ही बार में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको ना। अब क्या करना चाहिए आपको, दो रूल सिखा देता हूँ। इसको जो आपने बाहर निकाला है ना उसको डिफरेंशिएट करो 1, और जो इंटीग्रेशन यहाँ आया उसको इसका इंटीग्रेशन कर दो, ई पावर -2x अपॉन में -2 का होल स्क्वायर। -2 पुट कराएंगे अपन तो -2 का होल स्क्वायर तो +4 बन जाएगा। बस ये आ गया। अच्छा ये कैसे कर दिया, चलो आपको तरीका बता देता हूँ। यूट्यूब पे जाना आप लोग, यूट्यूब पे क्या करना, आप मेरे वाले चैनल में जाना IIT JEE मैथ्स अकेडमी में, तो वहां पे आप देखना कि मैंने एक ऐसा वीडियो बना रखा है कि सॉल्व मैनी इंटीग्रेशंस इन वन वीडियो करके, है ना? वहां पे एक ट्रिक सिखा रखी है, वो यही ट्रिक सिखा रखी है ना। नहीं तो आप बाई पार्ट्स लगाना इजीली कर सकते हो ना। मेथड नॉर्मली मेथड तो आप जानते हो, बस ट्रिक वाला तो सिखाना था तो वो सिखा दिया आपको ना। जो सीख गए वो तो ठीक बात है, नहीं सीखे होंगे तो कोई बात नहीं है ना, वहां से जाके सीखना और तब करना। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स के बारे में अगर बात की जाए तो भैया यहाँ तो आया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x इंटू ई पावर ऑफ -2x आया। माइनस माइनस अगेन यहाँ पे जब करेंगे तो भैया ये माइनस था, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक बात है। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई पावर -2x अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं सॉरी 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, जो मैं भी कई बार कभी कभार कर देता हूँ, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी आएगा, फिर से बार बार कर रहे हैं ना। ओके ये आया हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जी एफ एक्स ही है, ध्यान से देखना ना, मेरी आंखों से देखो। क्या बोल रखा है आगे उसने, जी ऑफ एफ ऑफ 0 मतलब एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट कराए, एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट कराया मैंने, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पुट कराया तो जी ऑफ एफ ऑफ 0 बना ये, तो एक्स इक्वल टू 0 जब यहाँ पुट कराएंगे तो ये 1 बनेगा, जब 0 पुट कराएंगे तो यहाँ पर हाफ आ जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ सी आ जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है उसने, शायद हाफ दे रखा है कि क्या दे रखा है, ओहो 1 दे दिया था, चलो कोई बात नहीं 1 यहाँ मान लेते हैं। सी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ आ गया। जनरली सी का वैल्यू 0 आया करता था, सी का वैल्यू हाफ आया, ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं है, सी का वैल्यू हाफ रख देते हैं, यहाँ पर हाफ रख दिया। पूछना क्या चाह रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ 4 उसने पूछना था आपको ना, कि जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लेमडा। शायद मैं कहीं गलती भी कर रहा हूँ है ना, 4 पुट कर दिया हमने, क्या कहीं गलती करी है क्या बच्चों? मैं वापस चेक तो नहीं कर सकता, चलो ई पावर -4, जी ऑफ 4 पूछना चाह रहा था, यहाँ तो चलो 8 हुआ, x बराबर 0 यहाँ पुट कराएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 पुट कराएंगे तो यहाँ हाफ आ जाएगा, हाफ ठीक है, सी बी प्लस का सी ठीक था। जी ऑफ एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना था, 1 था, 1 भी ठीक था। यहाँ तक हम डिफरेंशिएशन वगैरह कर रहे थे, तो चलो एक इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत गई होगी या तो, है ना, एक बार समझ लेते हैं।
माइनस टू को तो चलो हमने बाहर निकाल दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स को बाहर निकाला, इसको इंटीग्रेट करेंगे पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू आया, माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ एक्स का वन आ जाएगा, पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, सही बात है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 2 भी कट गया, एक्स इंटू पावर माइनस टू एक्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी यहीं लगा देता हूँ मैं, जो बाद में हमने लिख रखा था। अच्छा तो माइनस वन एस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक बात है, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ई पावर माइनस टू एक्स बाई टू, यहाँ तक आ गए, सब कुछ सही तो है ना। एक्स प्लस हाफ यहाँ तक लिखा हुआ, एक्स का वैल्यू जब जीरो पुट कराएंगे तो जीरो पुट किया तो जी ऑफ एफ ऑफ जीरो, जी ऑफ एफ ऑफ जीरो सही है, जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा। हाँ चलो अभी के हिसाब से हमारा आंसर तो कुछ ऐसे बन रहा है, ई पावर माइनस 4 यहाँ पुट कर दिया, 4 यहाँ पुट कराएंगे तो 4 से यहाँ कितना बन जाएगा 9/2, तो यहाँ से बन गया, प्लस साइन और हाफ यहाँ से बना, ये अपना आंसर आ रहा है बच्चों ना कहीं गलती है, आप लोग चेक करना, या मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताना, या सवाल में कहीं गलती है तो वो बताना मुझे ना, मैं इसे पीछे जाकर चेक तो नहीं कर सकता, इतनी सारी आपको अनफ हिंट आपको मिल चुका है कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। ओके चलो छोड़ते हैं ना, मैं अभी इतना टाइम नहीं लगाऊंगा ना। ओके ना समझो आगे का प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, क्वेश्चन नंबर 9 तो कोई बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना, बहुत ही बढ़िया। कैसे सॉल्व करना था, मजेदार प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी बातें सीखोगे इस सवाल के अंदर। दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, उसने बोला एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो वो डराया आपको, एक्चुअली नंबर ही लिखा हुआ कोई ना कोई नंबर, ठीक है, और इन दिस इंटरवल बात कर रहा है, एक्स जीरो से लेकर √2 की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ये आपसे पूछा हुआ, मतलब इसी का इंटीग्रेशन पूछा हुआ है 0 से लेकर √2 में, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि x 0 से लेकर के √2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, और इस फंक्शन का आपको मान लो gx मान ले, थोड़ी देर के लिए आपने gx मान लो, तो बस इसका क्या निकालना है भाई, ये वाला फंक्शन किसी ना किसी नंबर से बड़ा आ रहा होगा, तो इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, मतलब ये किससे बड़ा आ रहा होगा, ऑलवेज किस नंबर से बड़ा होगा, मतलब इसका आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, तो ये इस वैल्यू से तो हमेशा ही बड़ा आएगा, है ना, ऐसा कुछ मुझे निकालना है, मतलब मिनिमम वैल्यू चाहिए, सॉरी ना, तो समझे बात को, क्या होगा, है ना, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। अब दो तरीके, सॉरी दो तरीके क्या हो सकते हैं, या तो आप कैलकुलस की हेल्प लो, जी डैश एक्स वगैरह निकालो, या फिर आपको कई बार मैक्सिमम मिनिमम के बारे में सोच रहा होता है तो आप एएमजीएम की भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा क्या है एएमजीएम लग सकता है क्या, हाँ एएमजीएम के बारे में कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, पहले तो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए ना, तो नंबर पॉजिटिव है, 0 से लेकर √2 में बात कर रहे हैं, सारे नंबर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल टर्म ही पॉजिटिव है। चलो तो बात को समझते हैं कुछ है ना, यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर भी क्या 3x स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना लूँ मैं, चलो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ से लिखा और यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा, ठीक बात है, यहाँ से नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स आएगा, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स ही बन जाएगा, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मैं इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सेपरेट कराएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ सेपरेट कराया 2x अपॉन में कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हो एएमजीएम से इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भैया हमने क्या किया, एक नंबर तो ये पकड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, एक नंबर हमने कंसीडर किया ये, और इसका लिया अर्थमेटिक मीन ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो a इंटू बी जब कराएंगे तो इससे कट गया, इससे कट गया, 2 आ गया फाइनली। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन की बात की जाए तो ये भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 आया, ये इसका आएगा मिनिमम वैल्यू। बट आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि भैया ये हमेशा ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको देखना पड़ेगा ऐसे करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये भैया चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो मिनिमम अकर हो रहा था एक्स किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर होना चाहिए, और कब अकर होगा जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे। तो हमने क्या किया दोनों को बराबर पुट किया, और दोनों को जब बराबर पुट किया तभी हम आगे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो बराबर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर बनाया, मतलब एक्स का वैल्यू
प्लस माइनस 1 में से 1 ले लेंगे, और 1 क्या है, 0 से लेकर √2 के बीच में आ रहा है, मतलब इसका मिनिमम अकर करेगा और वो x = 1 पर आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2√2 आएगा। समझ गए बात को। तो हमें क्या बात मालूम चली कि भैया ये जो एक्सप्रेशन है ये पहले की बात तो कैसा है, 2√2 से बड़ा है। ठीक है, अब क्या है, 2√2 के इक्वल आएगा, 2√2 से बड़ा आएगा, तो ठीक है, तो 2√2 को तो बाहर निकाल दिया, ds का इंटीग्रेशन x है, अपर लिमिट लोअर लिमिट √2 - 0 हमने लगाया, तो भैया ये ओवरऑल क्या होगा, 4 के इक्वल होगा या 4 से बड़ा आएगा। समझ गए बच्चों बात को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ समझ लिया। अब हमारे पास बचता है एक आखिरी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी फटाफट समझ लेते हैं ना। तो कितना आ जाएगा इसका, 9th का आंसर 4 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 9th का 4 4 9th का 4 9th का 4 होना चाहिए, 9th का 4 है, बिल्कुल सही जवाब, मतलब मैंने सही किया है ना। चलो तो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हार्डली 2-4 मिनट लगेंगे इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, लेट f(x) दे रखा है और f ऑफ दिस से पूछा हुआ है। देखो ये सवाल बहुत ही आसान था ना, देते टाइम मेरे दिमाग में ये भी था कि ये ना पूछूं मैं, पर मेरा मन था कि चलो पूछ लो, क्या फर्क पड़ता है, आसान डिफिकल्ट से मतलब नहीं होता मेरा, बच्चों के सॉल्व होने से मतलब है ना। ऐसी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होगी ना, ठीक है, HDPP में बहुत सारी प्रॉब्लम अच्छी भी थी, तो कुछ आसान भी डाल देते हैं। x बराबर, तो पहली बात तो यहाँ पे कुछ कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है। cot 15 लिखा हुआ है, जिन बच्चों को cot 15 का वैल्यू नहीं पता है तो याद रखना चाहिए भैया 2 + √3 होता है। पहली बात, जिनको नहीं पता है वो मेरे प्यारे बच्चों याद रखा करो, कि मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है ना कई बार। 2 - √3 यहाँ पर आएगा, 10 15 का ये वैल्यू हो गया, sin 15 cos 15 10 15 cot 15, ये सब याद रहना चाहिए आपको ना। ठीक है, ओके। अच्छा 22.5 का वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए। मैं कुछ कुछ वैल्यूज बता देता हूँ आपको ना, क्योंकि वो आसान आसान सी वैल्यूज आती हैं। 22.5 का वैल्यू आता है √2 - 1, ये याद होना चाहिए। पूछा गया आपसे, भाई सवाल में पूछा f ऑफ 2 + √3 का वैल्यू बताओ। यार बहुत आसान सी बात है, x की जगह अपना 2 + √3 पुट कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं आप लोग भी, बट आप लोग क्या करते हैं, थोड़े से होशियार बच्चे हैं तो आप लोग थोड़ा सा और तरीका ये भी लगा लेते हैं कि भैया x + 2 + √3 है, x का वैल्यू ये डालना है, ही है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप लोगों ने ऐसे कुछ कई बार किया होगा कि x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ कर दिया, यहाँ 3 बच गया है ना, यहाँ x² आ जाएगा, यहाँ -4x आ जाएगा और यहाँ +1 = 0 आ जाएगा, +4 - 3 1 = 0 आया, मतलब इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो एक काम करें है ना, सवाल के अंदर से हम यहाँ से x² जहाँ तक कॉमन हो सकता है वहां तक कॉमन लो। कई बहुत से बच्चे इसको डिवाइड करके भी सॉल्व करते हैं, मैं डिवाइड करने वाला तरीका नहीं लगाता ना, मतलब इन सवालों में तो नहीं लगाते, मतलब जरूरत पड़ती तो लगा भी लेते हैं, वो मूड के ऊपर है ना। x² यहाँ से कॉमन लिया, 8x², 8x यहाँ से बचा प्लस का 18, ठीक है, ओके, -6x + 1, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। x² का वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं तो कितना आ रहा है, 4x - 1 आ रहा है, तो ये आया 4x - 1 और यहाँ से आया 4x - 1 -8x और प्लस का 18, -6x और प्लस का 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 4x - 1 यहाँ से बनेगा -4x और यहाँ से बना प्लस का 17 और -6x प्लस का 1। ठीक है, फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -16x² तो यहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 चौक कितना होता है हमारे पास, 68 होगा ना, 68x यहाँ से आ गया, माइनस माइनस का प्लस यहाँ से आया, तो ये हो गया 72x आ गया। कांस्टेंट टर्म ढूंढे तो -17 आ रहा है, -6x और प्लस का 1 ये आया। ठीक है, x² का वैल्यू फिर से डाल देता हूँ मैं, -16 4x - 1 प्लस का 72x -17 -6x और प्लस का 1, एक ही बार में सॉल्व करते हैं। -64 इंटू -64 तो यहाँ से आया, -64 और प्लस 72 करें तो यहाँ से -64 तो 6 और प्लस का 8x यहाँ से आया और यहाँ से 6x गया, तो मतलब अल्टीमेटली 2x बचा। कहने वाली बात तो ये रही, यहाँ से प्लस का 16 आ गया, ठीक है, प्लस का 1 यहाँ से आया, प्लस का 17 यहाँ से आया और माइनस का 17 यहाँ से लिखा हुआ तो 17 कट गया, मतलब फाइनली अल्टीमेटली 2x आया, मतलब सही आना चाहिए ना। अब देखो 2 और x का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास में, 2 + √3, शायद कुछ गलती कर दी है वो शायद, है ना, तो 2 + √3 तो यहाँ डाल दिया, तो भैया ये कितना आ गया, 4 + 2√3 आया, ये आंसर आना चाहिए। कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, है ना, शायद इसका इंटीजर टाइप आंसर है क्या, x का वैल्यू है ना, चलो ठीक है, क्या आंसर दिया था,
इसे मैं पूरा चेक भी करूंगा आंसर तक, कहीं गलती भी ढूंढेंगे, चिंता ना करो। 4 आंसर बता रहा है ना, कुछ यही पूछना चाह रहा था। एफ ऑफ कुछ ऐसा तो नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह पूछ लिया हो। चलो कोई नहीं, फटाफट गलती भी चेक कर लेते हैं। अरे अच्छा, यहाँ पे लास्ट में ये भी तो लिखा हुआ 1 माइनस ऑफ 2√3, हमने तो +1 तक लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना लिखा हुआ है? अरे 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 +1 लिखा है, -2√3 और लिखा था, तो -2√3 और सब्ट्रैक्ट कर देते, ये से कट हो गया, तो फाइनली 4 आंसर आया। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर बच्चों? आई होप आप यहाँ तक की सारी बात समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रॉब्लम्स बहुत ढंग से समझ में आई होंगे और इस टीपीपी को सॉल्व करने के बाद आपको काफी मजा भी आया होगा ना। ठीक है, एक बार फटाफट से ना क्विक रिवीजन में समझ लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़िया हैं और किन प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान देना चाहिए ना, और फिर आज का वीडियो यहीं बाइंड अप करते हैं। तो देखो, हमारे पास 4 न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम भी आसान था, ये तो बहुत ही आसान लल्लू टाइप का प्रॉब्लम। ये बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है, और ये भी ठीक ठाक प्रॉब्लम है ना। उसके बाद ये पैराग्राफ में ये क्वेश्चन ठीक था, बाकी ये पैराग्राफ आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।